ये इस मानहवा का दूसरा सीजन है, इसलिए अगर आपने अब तक इसके पिछले सीजन को नहीं देखा तो यहाँ आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर पहले उसे देख ले। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो पिछला पार्ट देखिए हमें काफी लंबा वक्त हो चुका है, इसलिए मैं इस मानहवा का थोड़ा रीकैप दे देता हूँ। अब तक इस मानहवा में मेन विलन था टाइपिंग कल्ट, जिसे कई लोगों ने साथ मिलकर हरा दिया था। इसके बाद इंपीरियल महल में राजा और हेड यूनक काओ तेंग के गुजर जाने से 10 अटेंडेंट्स के पास एब्सोल्यूट पावर आ गई थी, लेकिन युआन शाओ ने कुछ वॉरलॉर्ड्स के साथ मिलकर उन्हें भी खत्म कर दिया। लेकिन इन सब में एक दोंग झुओ नाम का वॉरलॉर्ड काफी पावरफुल बन जाता है और गुजर चुके राजा के दोनों बेटों को अपने कब्जे में लेकर इनडायरेक्टली कंट्री पे राज करने लगता है। इसके खिलाफ लड़ाई करने के लिए युआन शाओ ने कई और वॉरलॉर्ड्स के साथ मिलकर उसके खिलाफ जाना शुरू कर दिया। इन वॉरलॉर्ड्स में काओ काओ, सुन जियान, झांग फेई, लू बेई और गुआन यू जैसे लोग भी शामिल थे। लेकिन कुछ वक्त बाद दोंग झुओ पूरे लोयांग कैपिटल सिटी को जला देता है और उनका बैटल ठंडा पड़ जाता है। रिसोर्सेज कम होने की वजह से दोंग झुओ के खिलाफ लड़ने खड़े हुए वॉरलॉर्ड्स में आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच सुन जियान एम्परर का इंपीरियल सील अपने कब्जे में ले लेता है, जिससे गुस्सा होकर युआन शाओ अपने लू बाओ नाम के वॉरलॉर्ड को उसके खिलाफ बैटल करने भेज देता है और उसी लड़ाई में सुन जियान मारा जाता है। वहीं दूसरी ओर वोंगवा भी अपनी डिसाइपल सियोन से शादी कर लेता है। फिर वो कुछ दिन अपने ससुराल में गुजार कर किसी से मिलने जाने का प्लान बनाता है। इसके बाद हमें साल 192 के जनवरी महीने में यांगदोउ काउंटी का सीन दिखाया जाता है। कोई बंदा एक घर के पास जा रहा होता है। उस बंदे ने वहां घर के बाहर बैठे बंदे को भाई बोलकर आवाज लगाई। उसने बताया कि हमें कुछ खबर मिली है। दरअसल ये बंदा कोई और नहीं बल्कि झुग लियांग होता है, जो बचपन में अपने छोटे भाई जून का इलाज करवाने वंगवा के पास गया था। उसके सामने बैठे बंदे ने भी खड़े होते हुए कहा कि चलो इस बारे में अंदर बात करते हैं, ऐसा लगता है कि ये कोई अच्छी खबर नहीं है। दरअसल ये बंदा लियांग का बड़ा भाई जिन होता है। फिर अंदर जाकर लियांग ने जिन को खबर दी कि सुन जियान लू बियाओ के खिलाफ बैटल में मारा जा चुका है। उसकी बात सुन जिन बोलने लगा कि उसे युआन शू के द्वारा सिर्फ यूज ही किया जा रहा था और अब आखिर में इस तरह उसका अंत हो गया। सामने से लियांग ने कहा कि अगर कोई बिना काउंसलर के रहे तो उसके साथ ऐसा होना नेचुरल है। फिर जिन ने कुछ सोचते हुए कहा कि अब शायद सुन जियान का बेटा केसून लू बियाओ के खिलाफ हो जाएगा। तभी वोंगवा ने वहां आते हुए कहा कि लेकिन अभी के लिए वो कुछ नहीं करेगा। उसे वहां देख वो दोनों ही भाई चौंक गए। वो वोंगवा को देख काफी खुश हो गए। फिर थोड़ी देर बाद डिनर करते हुए लियांग पूछने लगा कि हमें मिले कितना लंबा वक्त हो चुका है। वोंगवा ने मुस्कुराते हुए बताया कि उसे पहले से ही 10 साल हो चुके हैं। लेकिन तुम इतने बड़े कब हो गए? सामने से लियांग, जो कि अब लगभग 6 फीट का हो चुका था, उसने बताया कि बस वक्त के साथ मैं बड़ा होता गया। फिर जिन ने भी वोंगवा को ग्रीट किया। वोंगवा ने उसे देख मन ही मन कहा कि हिस्ट्री के मुताबिक ये व्यू डायनेस्टी का ग्रेट जनरल और सुन चुआन का सबसे क्लोज बंदा बनेगा। फिर लियांग वोंगवा से पूछने लगा कि केसून अभी कुछ नहीं करेगा से आपका क्या मतलब? जिन भी ये जानने के लिए इंटरेस्टेड था। उन्हें देख वोंगवा ने सोचा कि इनका इंटरेस्टेड होना ऑब्वियस है, क्योंकि ये दोनों टॉप क्लास के स्ट्रैटेजिस्ट हुआ करते थे। इतना सोच उसने बोलना शुरू किया कि केसून ने अभी तक अपनी खुद की पावर एस्टैब्लिश नहीं की। यहां तक कि उसके फादर सुन जियान को भी युआन शू पे रिलाई करना पड़ता था और ऊपर से केसून अभी सिर्फ 18 साल का ही है। अगर वो तुरंत ही लू बाओ पे हमला करना चाहे तो भी वो कुछ नहीं कर सकता। जिस हिसाब से उसने सुन कुआंग को वुतिंग के मार्की का टाइटल दिया है, उससे साफ है कि वो फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा है और ऊपर से यूजो भी उसे रोक देता। लियांग ने भी उसकी बात से अग्री करते हुए कहा कि यूजो काफी इंटेलिजेंट है, इसलिए वो केसून को चेक में जरूर रखता। लेकिन मैं युआन शाओ के बारे में ज्यादा कंसर्न्ड हूं। अब चूंकि उसने गोंगसुन को जीचियाओ से बाहर निकाल दिया है तो उसके एम्बिशन को कौन ही रोक पाएगा? वो पक्का नॉर्दर्न रीजन पे कंट्रोल हासिल करने के लिए तबाही मचा देगा। युआन शाओ के लिए दोंग झुओ कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। वो ध्यान से पूरी कंट्री को ही अपने कब्जे में लेने का रास्ता बनाएगा। अगर कोई युआन शाओ को रोक सकता है तो वो है काओ काओ। ये सुन वोंगवा चौंक गया। फिर उसने परेशान होते हुए लियांग से पूछा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? लियांग ने जवाब दिया कि क्योंकि काओ काओ युआन शाओ को सबसे बेहतर तौर पे जानता है और वैसे भी काओ काओ रॉयल कोर्ट के प्रति वफादार है, इसलिए वो ऐसे ही बिना कुछ किए युआन शाओ को कंट्री पे कब्जा नहीं करने देगा। लेकिन क्या हम ये वाकई में कह सकते हैं कि काओ काओ के खुद के कोई एम्बिशन नहीं होंगे? ये सुन वहां टेबल पे कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि मैं हिस्ट्री अच्छे से जानता हूं, लेकिन आखिर इस बंदे ने पूरी दुनिया को इतने साफ तौर पे कैसे देख लिया? क्या ये हकीकत जैसा हिस्ट्री और नॉवल में लिखा गया है उससे बेहतर है? तभी जिन ने भी बोलना शुरू किया कि मैं भी लियांग की बात से सहमत हूं, लेकिन जैसे केसून के पास इंटेलिजेंट सलाह देने वाला यूजू है, वैसे ही काओ काओ के पास वोंगवा यानी कि हुआतो है, राइट? इतना बोल उसने वोंगवा की ओर देख कहा कि मुझे यकीन है कि आप काओ काओ को अच्छे से सीधा कर दोगे।
लियांग ने भी उसकी बात से अग्री करते हुए कहा कि आखिरकार वोंगवा और काओ काओ स्वॉन ब्रदर हैं। उनकी बातें सुन वोंगवा को भी वो बर्डनसम लगा। फिर उसने खुद को संभालते हुए सोचा कि मुझे इस ट्रेजेडी को हर हाल में रोकना ही होगा। इतना सोच उसने भी पूरी डिटर्मिनेशन के साथ कहा कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वोंगवा को वहां से जाता देख लियांग बोलने लगा कि अभी तो तुम्हें आए ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ, क्या तुम ऑलरेडी जा रहे हो? वोंगवा ने बताया कि मुझे छुए काउंटी जाना ही होगा, इसलिए मैं सुबह निकल जाऊंगा। ये सुन जिन ने पूछा कि क्या आप सुन जियान को श्रद्धांजलि देने जा रहे हो? वोंगवा ने उसे हाँ में जवाब दिया। ये सुन जिन पूछने लगा कि क्या मैं भी आपके साथ आ सकता हूं? वोंगवा ने पूछा कि क्या तुम भी उन्हें कंडोलेंसेस देना चाहते हो? जिन ने हाँ में जवाब देते हुए बताया कि मैं वू कमांडरी को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। ये सुन वोंगवा सोचने लगा कि क्या ये वू कमांडरी को असेस करना चाहता है। इसे जरूर अपना फ्यूचर वर्क प्लेस एडवांस में देखना होगा। इतना सोच उसने जिनसे कहा कि मैं सुबह आकर तुम्हें पिकअप कर लूंगा। जिन ने भी उसे थैंक यू कहा। फिर उसने लियांग से पूछा कि क्या तुम हमारे साथ आना चाहते हो? लियांग ने ना में जवाब देते हुए बताया कि मेरा केसून से पहचान करने का कोई इरादा नहीं है। ये सुन जिन ने पूछा कि तो क्या तुम्हारे दिमाग में कोई और है? लियांग ने कहा कि मैं तुमसे किसी अलग बंदे को सर्व करूंगा। ये सुन जिन ने मुस्कुराते हुए पूछा कि अगर वो बंदा फ्यूचर में मेरे खिलाफ हो तो भी? लियांग ने कहा कि अगर ऐसी सिचुएशन आई तो हम चुपके से अपने ओपिनियंस अलाइन कर लेंगे। उनकी बातें सुन वोंगवा सोचने लगा कि इसका मतलब कि जिन और लियांग के मिली भगत होने के रूमर्स झूठ नहीं थे। दरअसल हिस्ट्री में ऐसे रूमर फैले थे कि जिन जो कि सुनचुआन को सर्व करता था उसने लियांग का साथ पाने के लिए उसे खत भेजा था। बाद में सुनचुआन को आगे आकर क्लैरिफाई करना पड़ा था कि जिन ऐसा कुछ करने वाला बंदा नहीं है। इसके बाद सीन यांग जॉ प्रीफेक्चर की वो कमांडरी की छुए काउंटी पे शिफ्ट होता है। ये सुन फैमिली का रेजिडेंस होता है। वहां पर सुन जियान का बेटा केसुन वोंगवा को ग्रीट कर रहा था। वोंगवा ने भी उसे ग्रीट करते हुए सुन जियान के गुजरने पे कंडोलेंसेस दिए। सुन जियान ने भी उससे कहा कि आपका यहां होना काफी कंफर्टिंग है, असिस्टेंट इंपीरियल सेंसरेट। फिर वोंगवा उसे देख बोलने लगा कि तुम ठीक नहीं लग रहे। सामने से केसून ने बताया कि मैं तो सह लूंगा, लेकिन मैं अपनी माँ के बारे में ज्यादा चिंतित हूं। फिर जून ने भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उसे ग्रीट किया। उसने भी सुन जियान के गुजरने पे केसून को कंडोलेंसेस दिए। वोंगवा ने केसून को बताया कि ये जून तुम्हारी उम्र के लोगों में एक रिमार्केबल टैलेंट है, इसलिए मैं उसे तुमसे इंट्रोड्यूस करना चाहता था। केसून ने भी उसकी बात सुन कहा कि अगर असिस्टेंट इंपीरियल सेंसरेट ऐसा बोल रहे हैं तो ये वाकई में एक ग्रेट बंदा होगा। तभी कोई चिल्लाते हुए उसे आवाज लगाने लगा। एक सर्वेंट ने उसे बताया कि ग्रैंड मैडम फिर से बेहोश हो गई है। ये सुन केसून चौंक गया। वोंगवा ने जून से कहा कि मैं जल्द ही वापस आऊंगा। इतना बोल वो केसून के साथ अंदर जाने लगा। जून भी वहां आसपास का एरिया देखने लगा। केसून ने वोंगवा को बताया कि मेरी माँ दुख की वजह से ऑलरेडी 3 बार बेहोश हो चुकी है। वो ठीक से खाना भी नहीं खा रही। वोंगवा ने उससे थोड़ा गर्म पानी लाने को कहा। फिर वो जाकर मैडम सून के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा कि अब मैं इन्हें एग्जामिन करूंगा। इतना बोल उसने सिम्टम्स देखते हुए मन ही मन सोचा कि इनका ब्रीदिंग रेट बढ़ चुका है, पूरी बॉडी में ऐंठन है, हाथ कांप रहा है और पैरालिसिस के सिम्टम्स हैं। क्या ये हाइपरवेंटिलेशन सिंड्रोम है? चलो सबसे पहले इमरजेंसी ट्रीटमेंट देते हैं। इतना सोच उसने मैडम सून से कहा कि जैसे मैं इंस्ट्रक्ट करूं वैसे सांस लीजिए, एकदम आराम से सांस अंदर खींचिए। इतना बोल वो उसे इंस्ट्रक्शंस देने लगा। दरअसल वो मैडम हुआ से 6 से 7 सेकंड तक धीरे धीरे सांस अंदर खिंचवा रहा था। इसका गोल था बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स रिस्टोर करना। ये देख पास खड़ा केसून भी हैरान रह गया कि क्या वोंगवा नीडल्स या कंकॉक्शंस यूज नहीं करेगा। ऐसे ही थोड़ी देर में मैडम सून की हालत ठीक हो जाती है। ये देख वोंगवा ने सोचा कि इनकी ब्रीदिंग फिर से नॉर्मल हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि इन्हें और कोई अंडरलाइंग बीमारी ना हो। तभी मैडम सून ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब मैं ठीक हूं। वोंगवा को भी ये सुन राहत हुई। फिर उसने बोलना शुरू किया कि अभी के लिए आपका चाय का कंजम्पशन कम करना ही बेस्ट होगा, उसके बदले गर्म पानी पीना बेहतर रहेगा। मैडम सून बोलने लगी कि ऐसे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हमारे रेजिडेंस पे आए हैं और मुझे उन्हें ऐसी हालत में ग्रीट करना पड़ रहा है। वोंगवा ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं आपसे किसी भी हालत में मिलकर खुश ही हूं। फिर मैडम सून ने बताया कि शायद मेरे ज्यादा चिंता करने की वजह से ही मैं ऐसी हालत में हूं। ये सुन वोंगवा बोलने लगा कि मैं जानता हूं कि कोई भी शब्दों से आपको कंफर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको हिम्मत रखनी होगी, क्योंकि आखिरकार जो जिंदा है उन्हें अपनी जिंदगी कंटिन्यू करनी ही होगी, राइट? मैडम सून ने उसकी बात से अग्री करते हुए कहा कि लेकिन मैं चिंता कैसे ना करूं जब जो जिंदा है वो डेस्परेटली मरने की कोशिश कर रहा है। मेरे बेटे ने क्लियरली देखा है कि उसके फादर कैसे गुजरे, लेकिन फिर भी उसे बेवकूफों की तरह इस रास्ते पे चलते देखना एक माँ के लिए कितना दर्दनाक होगा। ये सुन केसून बोलने लगा कि एक बेटे के तौर पे मैं अपने फादर की मौत का बदला लिए बिना कैसे रह सकता हूं। मैडम सून ने कहा कि तुम ऐसा करने की कोशिश करते हुए खुद भी मर सकते हो। केसून ने कहा कि हाँ,
ऐसे लोग जरूर होंगे जो जियांग धोंग को टारगेट कर रहे हों, इसलिए हमें उसके लिए तैयारी करनी ही होगी। हमें स्ट्रांग होकर हमारे दुश्मनों से बदला लेना होगा। तभी वोंगवा ने उसे आवाज लगाई। उसने केसून से कहा कि बदला लेने के लिए 10 साल भी लेट नहीं है। एक कहावत है कि बदला एक ऐसी थाली है जो ठंडी परोसने पे ही बेस्ट लगती है। इसीलिए अगर तुम बदला चाहते हो तो पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। इस कैओटिक वक्त में तुम्हारे ऐसे माइंडसेट का कोई फायदा उठा सकता है। तुम्हें अभी जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है कंपोजर। सिचुएशन को साफ दिमाग से असेस करो। फिर हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है। सुन रेजिडेंस में कुछ सोल्जर्स ट्रेनिंग कर रहे थे। जून भी उन्हें देखते हुए मन ही मन उनके पोस्चर की तारीफ कर रहा था। वो सोचने लगा कि शोक के वक्त में भी ऐसी ट्रेनिंग, क्या ये ऐसा शो करने के लिए है कि सुन फैमिली अभी भी ताकतवर है? शायद ये ऐसी अनअवॉइडेबल चॉइस है जो केसून को लेनी ही पड़ी होगी। लेकिन कुछ फ्यूडल लॉर्ड्स इसे शायद धमकी की तरह भी देख सकते हैं। इतना सोच उसने पूछा कि क्या इसे एक भौंकते हुए कुत्ते की तरह देखना चाहिए या गुर्रा रहे बाघ की तरह। तभी किसी ने वहां आते हुए पूछा कि लेकिन क्या इसे किस तरह से देखा जाता है? ये बात इंपॉर्टेंट भी है। जो उसे कुत्ते की तरह देखते हैं वो उसे कुत्ते की तरह देखेंगे, और जो उसे बाघ समझते हैं वो उसे बाघ समझेंगे। दरअसल ये लड़का केसून का भाई सुनचुआन होता है, जिसकी उम्र अभी 11 साल है। वो जून से बोलने लगा कि हमें उन्हें सिर्फ इतना ही दिखाना है कि हम अभी भी जिंदा हैं। जून ने भी उसकी बात से अग्री किया। फिर चुआन ने उससे पूछा कि तुम हुआतुओं के साथ आए हो, राइट? जून ने भी उसे हाँ में जवाब देते हुए अपना इंट्रोडक्शन दिया। फिर चुआन ने आगे पूछा कि वैसे तुम हमें किस तरह से देखते हो? जून ने बताया कि मैं तो बाघ की तरह ही देखता हूं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। जून और चुआन की आपस में काफी अच्छी बनने लगी थी। केसून भी सुन फैमिली को अच्छे से संभाल रहा था। चुआन ने जून की काफी सारी अच्छाइयां केसून को बताई। वहीं वोंगवा भी मैडम सून का इलाज करने में लगा हुआ था। इसके बाद हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है। केसून वोंगवा से बोल रहा था कि हम आपके कर्ज में हैं असिस्टेंट इंपीरियल सेंसोरेट। वोंगवा ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। केसून ने आगे कहा कि आपके साथ मैं लॉर्ड जून से भी काफी इंप्रेस्ड हूं। चुआन ने भी उसकी बात से अग्री किया। ये सुन वोंगवा ने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या वाकई में? जून ने बताया कि मैंने तो सिर्फ इन्हें मॉक बैटल का बेसिक सिमुलेशन ही दिखाया था। तभी वहां पर कोई आ गया। ये मैडम सून होती है। मैडम सून ने कहा कि मैं हुआतुओं को प्रॉपरली ग्रीट करना चाहती थी। उसके पास खड़ी लेडी ने भी कहा कि हमें हुआतुओं को ग्रीट करके खुशी हुई। उसने थोड़ा तोतलाते हुए कहा कि मेरी बड़ी बहन को बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। उसे देख वोंगवा सोचने लगा कि ये रोमांस ऑफ 3 किंगडम नॉवल में जैसा लिखा है वैसा ही है। सुन जियान की पहली बीवी लेडी वू है, जिनसे उनके बच्चे केसून, चुआन, यी सुन और गुआंग हुए हैं। फिर उसकी कॉन्क्यूबाइन ने उसके सबसे यंग बेटे सुन लांग को जन्म दिया। उसकी बीवी और कॉन्क्यूबाइन दोनों बहनें हैं। तभी मैडम सून कॉन्क्यूबाइन को देख पूछने लगी कि ये अचानक से तुम्हारी आवाज ऑकवर्ड कैसे हो गई? ये सुन वो कॉन्क्यूबाइन भी सरप्राइज हो गई। वहीं वोंगवा भी उनकी बातें सुन चौंक गया। उसने तुरंत ही कॉन्क्यूबाइन को यंग मैडम कहते हुए आवाज लगाई। उसने परेशान होते हुए कहा कि आपको तुरंत ही एग्जामिन होना होगा। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वोंगवा ने यंग मैडम से पूछा कि आपको बोलने में दिक्कत होना कब शुरू हुआ था? पास खड़ी मैडम सून ने बताया कि कुछ वक्त पहले तो सब कुछ ठीक था। यंग मैडम भी बोलने लगी कि मुझे ये नहीं पता, क्या मेरी आवाज वाकई में अजीब साउंड कर रही है? उसे फिर से तोतलाते देख वोंगवा ने मन ही मन सोचा कि ये तो वाकई में डिसार्थ्रिया है। इसे पता नहीं है कि इसे ये हुआ है। ये स्ट्रोक के अर्ली सिम्टम्स हैं। इसकी शुरुआत हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ और इसके चेहरे पर कोई पैरालिसिस या सेंसरी डिस्टर्बेंस भी नहीं है। साथ ही इसकी मूवमेंट्स में भी कोई दिक्कत नहीं है। इतना सोच उसने यंग मैडम से पूछा कि ये कौन सा दिन है? सामने से उसने तोतलाते हुए बताया कि फरवरी का 3रा दिन। फिर वोंगवा ने उससे उसके बेटों का नाम भी पूछा, जिसका उसने सही जवाब दे दिया। ये सुन वोंगवा ने सोचा कि इसे लैंग्वेज समझने में दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन उसे एक्सप्रेस करने में मुश्किल हो रही है। क्या इसका मतलब यह है कि नुकसान हुई जगह लोकलाइज्ड है? इतना सोच उसने अपना एक्सरे विजन ओपन कर दिया। ऐसा करते ही उसे दिमाग के एक हिस्से में क्लॉट दिखाई दिया। ये देख वोंगवा परेशान होकर सोचने लगा कि ये तो सीरिब्रल इन्फार्क्शन है। अगर ये ब्रेन हेमोरेज होता तो मैं कुछ नहीं कर पाता, लेकिन अब मैं इसे ट्रीट कैसे करूं? ये क्लॉट काफी अंदर है, इसलिए मैं उस पर सर्जरी नहीं कर सकता। साथ ही अगर मैं उसे अप्रोच करूं तो भी थ्रोम्बोलिसिस करना इम्पॉसिबल है और स्टेंटिंग का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने इसे जल्दी ढूंढ लिया है और वो क्लॉट ज्यादा बड़ा नहीं हुआ। अभी के लिए ब्रेन का प्रेशर कम करके और ज्यादा क्लॉट्स बनने से रोकने के अलावा मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। इतना सोच उसने यंग मैडम को बैठाते हुए कहा कि आपके लिए अभी बैठे रहना ही बेहतर होगा, और जितना हो सके उतना अपने सिर को मूव मत करना। ये सुन यंग मैडम ने पूछा कि ये कौन सी डिजीज है? वोंगवा ने मुस्कुराते हुए बताया कि ये तो सिर्फ एक ऐसी डिजीज है जिससे सिर थोड़ा डिजी फील होता है।
इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वोंगवा मैडम सून और केसून को कुछ बात करने के लिए बाहर ले आया था। मैडम सून भी उससे पूछने लगी कि मेरी छोटी बहन को कौन सी डिजीज है। वोंगवा ने बताया कि उसे स्ट्रोक की डिजीज हुई है। ये सुन मैडम सून और केसून चौंक गए। मैडम सून परेशान होते हुए बोलने लगी कि मेरे फादर को भी यही डिजीज थी। केसून ने भी पूछा कि अब हम आगे क्या करें। वोंगवा ने बताया कि हमने इसे जल्दी ढूंढ लिया है, इसलिए अभी भी उम्मीद है, और वो क्लॉट भी ज्यादा बड़ा नहीं है, और किस्मत से ये गीको ट्रीज के बडिंग का सीजन है। दरअसल गीको में ब्लड क्लॉट्स को डिसॉल्व करने की और नसों को चौड़ा करने की प्रॉपर्टीज होती है। फिर हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है। वोंगवा यंग मैडम के लिए दवाई बनाने में लग चुका था। गीको के बीज में टॉक्सिन होता है जो गर्म करने पे भी नहीं जाता, इसलिए डोसेज को केयरफुली कंट्रोल करना पड़ता है। साथ ही वोंगवा पास ही की नदी में से लीच भी इकट्ठा कर रहा था। वो उन लोगों को लीच का सलाइवा एक्सट्रैक्ट करने की मेथड सिखा रहा था। इसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। यंग मैडम ने साफ आवाज में बोलते हुए पूछा कि अब मैं कैसी हूं। वोंगवा ने बताया कि आप काफी बेहतर हो चुकी हैं। ये सुन यंग मैडम खुश हो गई। फिर वोंगवा ने बोलना शुरू किया कि अभी इनको सिर्फ अपना डाइट ही कंट्रोल करना है और कंसिस्टेंटली दवाई लेनी है। अब और कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन चूंकि तुम लोगों को इस डिजीज की फैमिली हिस्ट्री है, इसलिए इसे बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होना। उसे रेगुलर बेसिस पे हल्का खाना खाना है, और ड्रिंकिंग तो पूरी तरह से मना है। साथ ही उसे ग्रीजी खाना भी अवॉइड करना चाहिए। मैं रेकमेंड करूंगा कि उसे हर रोज 2 किलोमीटर चलना चाहिए। केसून और मैडम सून भी उसकी इतनी सारी बातें सुन ओवरवेलम हो गए। फिर केसून वोंगवा से बोलने लगा कि मेरी दोनों माओं को ठीक करने के लिए मैं अपने दिल से आपको चेरिश करता हूं। ये सुन वोंगवा ने कहा कि तो फिर रेकलेसली एक्ट मत करना और आराम से जीना। मुझे भी तुम पर पूरी जिंदगी रिलाई करना है, इसलिए अगर तुम जल्दी मर गए तो ये मेरे लिए भी दिक्कत होगी, और ऐसा करने के लिए तुम्हें अपने साथ एक स्ट्रैटेजिस्ट रखना चाहिए। और ये बात मत भूलना कि कंपोजर ही सबसे जरूरी चीज है। जब तुम्हारा स्ट्रैटेजिस्ट तुम्हें कुछ सलाह दे तो अपने इमोशंस में मत बह जाना और उसे ध्यान से सुनना। और भूलना मत कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो हमेशा अपने गुस्से को काबू में रखना। केसून ने भी झिझकते हुए उसे ठीक है कहा। फिर यंग मैडम ने पूछा कि क्या तुम पे स्टेट वापस जा रहे हो। वोंगवा ने उसे हाँ में जवाब दिया। ये सुन केसून ने जून से पूछा कि तो फिर तुम भी वापस जा रहे होंगे। जून ने भी मुस्कुराते हुए उसे हाँ में जवाब दिया। वो दोनों एक दूसरे को ग्रीट करने लगे। फिर वोंगवा और जून ने उनसे कहा कि तो अब हम लोग निकल रहे हैं। केसून और मैडम सून ने भी उन्हें अपना ख्याल रखने को बोला, और ऐसे ही जून और वोंगवा वापस जाने के लिए निकल गए। रास्ते में जाते हुए वोंगवा ने जिनसे पूछा कि तुम्हें यह जगह खुद से देखकर कैसा फील हो रहा है। जिन ने बताया कि मेरे हिसाब से यहाँ काफी चीजों को फिक्स होने की जरूरत है, लेकिन फिर भी मेरी फर्स्ट इंप्रेशन उतनी भी बुरी नहीं है। खेत की उपज डिसेंट है और वेदर भी अच्छा है। मैं इस जगह को फिर कभी विजिट करना चाहूंगा। फिर वोंगवा ने आगे पूछा कि तुम वापस यांगदो जाकर क्या करने का प्लान कर रहे हो। जिन ने बताया कि मैं अपनी फैमिली की तरह खेती करना कंटिन्यू करूंगा। उसकी बात सुन वोंगवा बोलने लगा कि तुम्हारी बात तो ऐसी लग रही है जैसे तुम खुद को सिक्लूड कर रहे हो। जिन ने बताया कि मैं तो सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहा हूं। यह सुन वोंगवा कंफ्यूज हो गया। जिन ने बताया कि मैं उस वक्त का इंतजार कर रहा हूं जब किसी को एक स्ट्रैटेजिस्ट चाहिए हो, जैसे कि जब दुनिया में हर तरफ केओस हो जाए। ये सुन वोंगवा ने कहा कि मेरे हिसाब से तो अभी की सिचुएशन भी कैओटिक ही है। जिन ने कहा कि ऐसी मुश्किल तो हमने पहले भी पार की हुई है। तभी वोंगवा ने कहा कि लेकिन अगर दोंग झुओ मर जाए तो चीजें बदल जाएंगी। दोंग झुओ का लक अब खत्म हो रहा है, इसलिए वो जल्द ही पावर से हट जाएगा, और जब वैसा हो तब कई सारे फ्यूडल लॉर्ड्स एम्परर को खुद के कब्जे में लेने के लिए तबाही मचा देंगे। ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो आगे आकर एम्परर को प्रोटेक्ट करें। लेकिन इससे मुझे लियांग की एक बात याद आती है, आखिर एम्बिशंस किसके नहीं होते, शायद तभी हम उसे केओस कह सकते हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है कि साल 192 के जनवरी महीने में काओ काओ को दोंग कमांडरी का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। फरवरी के महीने में 10 लाख येलो टर्बन्स ने यान जाओ पे हमला कर दिया और रेंचेंग और दोंगपिंग स्टेट को कैप्चर कर लिया। फिर मार्च के महीने में वोंगवा वापस चियाओ काउंटी चला आता है, लेकिन घर पहुंचते ही उसे पता चलता है कि उसका भाई बीमार था, इसलिए उसे उसका इलाज करने हाउस विजिट पे जाना था। ये पढ़ वोंगवा परेशान होकर सोचने लगा कि येलो टर्बन आर्मी की वजह से चीजें जरूर मुश्किल होगी। काओ काओ दोंग कमांडरी का एडमिनिस्ट्रेटर है, इसीलिए मैंने सोचा था कि वो उसे संभाल लेगा। दरअसल वोंगवा ऐसा इसलिए सोच रहा था क्योंकि उसका भाई हवाबोक, जिस दुनचू काउंटी का मैजिस्ट्रेट है, वो काओ काओ की दोंग कमांडरी के अंदर ही आता है। मैडम हुआ वोंगवा से बोलने लगी कि वो बता भी नहीं रहा कि उसे क्या हुआ है। क्या तुम जाकर उसे विजिट कर सकते हो। वोंगवा ने उन्हें हाँ में जवाब दिया। वो मन ही मन हवाबोक को गालियां देते हुए बोलने लगा कि उसे कम से कम ये तो बताना चाहिए था कि उसे क्या बीमारी हुई है। तभी ओबो और बियॉन ने वहां आते हुए पूछा कि मास्टर, क्या हम निकलने की तैयारी शुरू कर दें। वोंगवा ने उन्हें ना में जवाब देते हुए बताया कि मैं अकेला जा रहा हूं, तुम मास्टर झांग के साथ यहीं रहकर पढ़ाई करो। येलो टर्बन्स और ब्लैक माउंटेन बैंडिट्स की वजह से स्थिति काफी केओस में है, इसलिए अगर हम साथ गए तो ये खतरनाक होगा।
इसलिए सबका यही इंतजार करना बेहतर होगा। वहीं सियोन भी उसकी बात सुन परेशान हो गई। वोंहवा ने उसके पास जाते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं सही सलामत वापस आ जाऊंगा। अगर कुछ भी हुआ तो मैं सबसे पहले हर हाल में वहां से भाग निकलूंगा। तो चलो, जल्द ही मिलते हैं। सियोन ने भी मुस्कुराते हुए उसे सेफली वापस आने के लिए बोला। वहीं सारा भी दूर से उन्हें ही देख रही थी। वो चिढ़ते हुए बोल रही थी कि ये मुझे काफी एंग्शियस कर रहा है। इतना बोल वो गुस्से से चिल्लाने लगी। ओबो और बियॉन को भी समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रही है। फिर हमें अप्रैल की शुरुआत में दोंग कमांड्री का सीन दिखाया जाता है। ये दुंचू काउंटी का प्रिफेक्चरल ऑफिस होता है। वोंहवा वहां पहुंच चुका था। उसने किसी कमरे में जाते हुए ह्वाबोक को आवाज लगाई। ह्वाबोक उसे देख कराहते हुए पूछने लगा कि क्या तुम आ गए। वोंहवा ने भी उसे देख सोचा कि ये इतना तो कितना बीमार है कि खड़ा भी नहीं हो पा रहा। इतना सोच उसने ह्वाबोक को बैठाते हुए पूछा कि क्या आपको इतना दर्द हो रहा है कि आप बैठ भी नहीं पा रहे। ह्वाबोक ने बताया कि मेरी पीठ पे बॉयल अपीयर हो गया है, लेकिन वो आसानी से नहीं जा रहा। वोंहवा ने देखा तो वो बॉयल काफी बड़ा था। ये देख वोंहवा गुस्से से पूछने लगा कि ये इतना बड़ा हो गया, तब तक तुम क्या कर रहे थे। फिर उसने मन ही मन सोचा कि ये तकरीबन 6 सेंटीमीटर बड़ा है। अगर ये इससे ज्यादा बड़ा हो जाता तो काफी दिक्कत हो जाती। बॉयल्स कोई छोटी बीमारी नहीं है। यहां तक कि जोसियोन डायनेस्टी, जो कि अभी कोरिया है, उसका किंग भी इसी बीमारी से मरा था। ये उस स्टेज से निकल चुका है जहां ये नेचुरली हील हो जाए। इसे देखकर लगता है कि सूजन काफी बढ़ चुकी है। इतना सोच उसने ह्वाबोक से पूछा कि क्या तुम्हें याद है कि ये कब शुरू हुआ था। ह्वाबोक ने बताया कि यह तकरीबन आधे महीने से ग्रो होना शुरू हुआ है। मैंने हर तरह की मेडिसिन यूज करने की कोशिश की, लेकिन यह ठीक नहीं हो रहा। अब हम क्या करें। वोंहवा ने हंसते हुए उसे चिंता न करने को बोल बताया कि मैं इसे अच्छे से पकाकर उसे काट कर ओपन कर दूंगा। अगर हम इसे तुम्हारे होश में होते हुए काट कर रिमूव करें तो तुम मर सकते हो, लेकिन चिंता मत करो क्योंकि हमारे पास एनेस्थेटिक्स और एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है। ह्वाबोक भी उसकी बातें सुन डर गया। फिर वोंहवा उसे चेक करने लगा। वो कुछ जानकर गुस्से से पूछने लगा कि आखिर तुमने इतनी तो कितनी ड्रिंक पी थी कि तुम्हारी पल्स ऐसी हो गई। क्या तुम ठीक से सो रहे हो। ह्वाबोक ने बताया कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। 10 लाख येलो टर्बन्स रिबेलियस की वजह से प्रिफेक्चर में चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही। अनाज और हथियारों के कंस्क्रिप्शन की वजह से आम लोगों की जिंदगी मुश्किल हो चुकी है। पहले की तरह सोना अब मुश्किल है। तभी काव काव ने वहां आते हुए कहा कि तुम थोड़ा और झेलने की कोशिश करो, क्योंकि मैं अपना बेस्ट कर रहा हूं। फिर थोड़ी देर बाद काव काव बोल रहा होता है कि मैंने तो इसका ख्याल रखने के लिए हेड ऑफ द रॉयल फिजिशियन को भी भेजा था। क्या तुम्हें बॉयल्स कोई छोटी बीमारी लगती है। फिर वो अपने सामने रखे बोल को देख पूछने लगा कि क्या यही वो पेस्ट है जो बॉयल्स के लिए अच्छी होती है। लेकिन ये तो मैंने जैसी पेस्ट देखी है उससे अलग है। वोंहवा ने बताया कि मैंने तो सिर्फ इसे थोड़ा इंप्रूव किया है। उसकी बात सुन काव काव ने कहा कि अगर तुम इसे बल्क में बना सको तो मैं वो सारी खरीद सकता हूं। ये सुन वोंहवा ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बना लूंगा, इसलिए उस पर अपनी नजर डालना बंद करो। फिर काव काव ह्वाबोक से माफी मांगने लगा। उसने ह्वाबोक से कहा कि तुम भी मेरे स्वॉर्न ब्रदर हो और मैं भी दुंचू काउंटी का मैजिस्ट्रेट था, इसलिए मैं इस मामले में ज्यादा ख्याल रखता था, लेकिन फिर भी तुम्हारी हालत ऐसी हो गई। सामने से ह्वाबोक ने कहा कि ये मेरी ही गलती है कि मैंने काउंटी को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया। काव काव ने उसे चुप होने को बोलते हुए अपना ध्यान रखने को कहा। ये देख वोंहवा ने मुस्कुराते हुए सोचा कि मैं देख पा रहा हूं कि ये ह्वाबोक का ख्याल रखता है। तभी काव काव ने आगे कहा कि जब मैं इससे हायर पोजीशन पे पहुंचूं तो दोंग कमांडरी के एडमिनिस्ट्रेटर की पोजीशन तुम्हें मिलनी चाहिए, राइट। ये सुन वोंहवा और ह्वाबोक चौंक गए। काव काव ने आगे बताया कि मैं भी हमेशा के लिए एडमिनिस्ट्रेटर की तरह नहीं रह सकता। दोंग कमांडरी के काउंटी मैजिस्ट्रेट्स में हर कोई जानता है कि तुम्हारे जितना केपेबल और कोई नहीं है। ह्वाबोक उसकी बात सुन बोलने लगा कि अगर आप वोंहवा के खातिर मुझे ये पोजीशन दे रहे हैं तो प्लीज ऐसा मत बोलिए। सामने से काव काव ने कहा कि अगर ऐसा होता तो मैं वो पोजीशन पहले वोंहवा को देता, लेकिन ये ब्रैड तो चांसलर की पोजीशन भी ठुकरा देगा। वोंहवा ने भी उसकी बात सुन कहा कि भला मैं उन सब चक्करों में क्यों ही पड़ूंगा। इतना बोल उसने मन ही मन सोचा कि काव काव जल्द ही यानजो के गवर्नर के तौर पे अपॉइंट किया जाएगा। अगर ह्वाबोक एडमिनिस्ट्रेटर बन जाए तो ये काफी अच्छा होगा। वहीं काव काव ने आगे कहा कि मुझे बीमार बंदे से मजाक करना पसंद नहीं है। मैं ये बात सीरियसली बोल रहा हूं, इसलिए इसके बारे में सोचना। ये सुन ह्वाबोक बोलने लगा कि दुंचू काउंटी को संभालना भी काफी मुश्किल हो रहा है। क्या मैं वाकई में एडमिनिस्ट्रेटर का रोल ले सकता हूं। सामने से काव काव ने बताया कि जितनी पोजीशन हायर होती है उतना ही नीचे के लोग ज्यादा काम करते हैं। तुम्हें सिर्फ डायरेक्शन सेट करनी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। और तुमने वो कहावत तो सुनी ही होगी, पोजीशन ही आदमी को बनाती है। वोंहवा ने पूछा कि क्या तुम पिछले एम्परर को देखकर भी ये बात बोलोगे। मैं इस बात से अग्री नहीं करता कि पोजीशन ही आदमी को बनाती है। पोजीशन तो सिर्फ आदमी की असली सच्चाई सामने लाएगी। काव काव भी उसकी बात सुन मुस्कुरा दिया।
वो पूछने लगा कि तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि जो बंदा काबिल नहीं है वो कोई भी पोजीशन मिलने पे नाकाबिल ही रहेगा? तो फिर तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? अगर मुझे पावर मिल जाए तो मैं कैसा होऊंगा? वोंगवा ने मन ही मन कहा कि तुम एम्परर को पपेट की तरह रख के वेई एम्पायर की फाउंडेशन एस्टैब्लिश करोगे। हालांकि तुम पूरी कंट्री को यूनिफाई करने का सपना पूरा किए बिना ही मर जाओगे। तुम एक आउटस्टैंडिंग एबिलिटी वाले बंदे हो, लेकिन हेवंस ने तुम्हें चूज नहीं किया। इतना सोच उसने कहा कि मैं ये नहीं कह सकता। मुझे फ्यूचर के बारे में पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे तुम्हारी पोजीशन बदनाम हो। दरअसल वोंगवा यहाँ असल हिस्ट्री में जो हुआ था उससे उल्टा बोल रहा था, क्योंकि असल हिस्ट्री में काओ काओ एक बहुत ही बुरा बंदा हुआ करता था। वहीं वोंगवा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि अगर मुझे चांस मिला तो मैं तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करूंगा जब तुम सीधे रास्ते से भटक जाओ। काओ काओ ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे इसकी उम्मीद रहेगी। इसके बाद वोंगवा ह्वाबोक के इलाज में लग जाता है। वोंगवा उसके लिए दवाइयां भी बना रहा था। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है और साल 192 का मई महीना आ जाता है। ह्वाबोक वोंगवा से पूछ रहा था कि क्या कुछ प्रोग्रेशन हुआ? वोंगवा ने उसके बॉयल को देखते हुए हाँ में जवाब दिया। वो शातिर मुस्कान के साथ बोलने लगा कि यह अच्छे से पक चुका है। ये सुन ह्वाबोक ने परेशान होते हुए पूछा कि क्या तुम इसे अभी तुरंत ही ट्रीट करने वाले हो? वोंगवा ने बताया कि इसे ऐसे ही छोड़ना अच्छा नहीं है। इतना बोल उसने अपने पीछे देखा। वो वहां खड़े काओ काओ से पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काओ काओ ने बताया कि मैंने सोचा इसे ऑब्जर्व करना अच्छा होगा, क्योंकि मेरी फैमिली में भी कुछ लोगों को बॉयल्स है। मैं यहाँ कोने में चुपचाप खड़ा रहूंगा। वोंगवा ने उससे कहा कि तो फिर यहाँ से 3 मीटर दूर रहना। काओ काओ ने भी उसे ठीक है कहा। फिर ह्वाबोक ने वोंगवा से पूछा कि क्या तुम जिन पेशेंट्स को ट्रीट करते हो उन्हें ऐसा फील होता है? मुझे याद है कि मैंने तुम्हारे मेडिकल आर्ट्स पे कितना डाउट किया था, कैसे मैंने तुम्हें बार बार सक्सेस और फेम अचीव ना करने के लिए डांटा था। तभी वोंगवा ने शातिर मुस्कान के साथ उसकी पीठ पे झापड़ मारते हुए कहा कि माँ को ऐसा फील हुआ होगा। तो अब तुम अपना मुंह बंद करो बूढ़े आदमी। इतना बोल उसने ह्वाबोक को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे दिया। ह्वाबोक को भी धीरे धीरे नींद आने लगी। तभी वोंगवा ने उसे कुछ और जगह इंजेक्शंस लगाते हुए कहा कि इस तरह के सिंपल बॉयल के लिए तुम्हें जनरल एनेस्थीसिया की कोई जरूरत नहीं है। इतना बोल उसने उस बॉयल को काटना शुरू कर दिया। उसने मन ही मन सोचा कि ये परफेक्टली पक चुका है, इसमें कोई भी टिश्यू इन्वेजन या इन्फ्लेमेशन नहीं फैल रहा। मुझे ऐसा सेटिस्फाइंग ऑपरेशन किए हुए काफी लंबा वक्त हो चुका है। काओ काओ ने भी उसे देख सोचा कि ये वोंगवा यूजुअल से थोड़ा अलग है। ये ऐसा फील हो रहा है जैसे खराब दांत निकाला जा रहा हो। वहीं वोंगवा ने भी उस बॉयल पे कोई टूल रखते हुए सोचा कि अब मुझे सिर्फ इसका कोर ही निकालना है। इतना बोल उसने वो टूल खींच लिया। उसने उस बॉयल का कोर निकालकर साइड में रख दिया। वो मुस्कुराते हुए सोचने लगा कि ये काफी अमेजिंग था। उसने ह्वाबोक को बताया कि ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सिर्फ टांके लगाकर डिसइंफेक्ट करना है और नए टिश्यू के ग्रो होने का इंतजार करना है। तो चलो अब मैं काओ काओ को एग्जामिन करूंगा। ये सुन काओ काओ झिझकते हुए बोलने लगा कि मेरा अगली बार कर लेना। लेकिन वोंगवा ने उसे खींचते हुए कहा कि ऐसे ही डर और आलस की वजह से लोग चेकअप्स पोस्टपोन करते हैं जब तक काफी देर ना हो जाए। फिर वो काओ काओ को चेक करने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि स्ट्रेस की वजह से इसकी नींद में कमी लगती है, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं है और इसे कोई सिम्टम्स भी नहीं है। इतना सोच उसने काओ काओ से पूछा कि क्या तुम्हें कहीं अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? काओ काओ ने बताया कि मुझे कभी कभार सिर दर्द होता है। वो ज्यादा बार नहीं होता, लेकिन वैसा जब भी होता है तो मुझे डिजी फील होता है, जैसे दुनिया घूम रही हो। अभी भी मुझे थोड़ा डिजी फील हो रहा है। ये सुन वोंगवा ने सोचा कि तो फिर ये जरूर बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो हो सकता है। काओ काओ ने आगे बताया कि इसके अलावा मुझे और कोई दिक्कत नहीं है। वोंगवा ने भी थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा कि अगर तुम्हारे सिर में जरा सी भी दिक्कत हो तो तुम्हें मुझे तुरंत ही बता देना चाहिए। काओ काओ ने पूछा कि मुझे कौन सी डिजीज हुई है। वोंगवा ने मन ही मन सोचा कि ओटोलाइट्स, जो कि कान के अंदर की वेस्टिबुलर सिस्टम से अटैच हुए कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स होते हैं, वो जब इन्फेक्शन या किसी वजह से अपनी जगह से हिल जाए तो सेंसरी सिग्नल्स को डिसरप्ट करते हैं, जिससे बैलेंस में दिक्कत होती है। इतना सोच उसने काओ काओ को बताया कि ये कान के कुछ इश्यू से होने वाली डिजीनेस है। ये तुम्हें ज्यादातर लेटते या उठते वक्त होता होगा, राइट? काओ काओ ने उसे हाँ में जवाब दिया। फिर वो उससे कुछ पूछ ही रहा था कि तभी वोंगवा ने उसे लिटा दिया। वो ईपली मैन्यूवर करने वाला था। इसमें पहला स्टेप होता है बंधे को लिटाना। फिर उसके सिर को किसी तरफ 45 डिग्री टर्न करो और 30 सेकंड तक उस पोजीशन को होल्ड करना। फिर दूसरी तरफ टर्न करके उस पोजीशन में भी 30 सेकंड होल्ड करना और फिर यही चीज रिपीट करना, और ऐसा करके उसे अच्छा फील होने लगेगा। काओ काओ को भी उसके ऐसा करने से काफी अच्छा फील हो रहा था। वोंगवा ने उससे कहा कि ये चीज कभी अकेले मत करना। दरअसल वोंगवा ऐसा इसीलिए बोल रहा था क्योंकि ऐसा खुद से करने से ओटोलिथ्स फिर से अपनी जगह से हिल सकता है, जो कि काफी खराब होगा। इसीलिए डॉक्टर के पास जाना ही बेस्ट रहता है। फिर वोंगवा ने ह्वाबोक के पास जाते हुए कहा कि तुम्हारा बॉयल निकाले 15 मिनट हो चुके हैं।
इसीलिए वो शांत हो गया होगा। ये सुन ह्वाबोक ने पूछा कि क्या ये अब तक खत्म नहीं हुआ। वोंगवा ने उसे पट्टी लगाते हुए कहा कि बॉयल बर्स्ट हो चुका है और उसकी ओपनिंग रह गई है, इसीलिए हम उसे इस तरह से नहीं छोड़ सकते। तुम्हें 5 दिनों तक इंजेक्शंस और दवाइयां लेनी होगी। फिर ख्वाबोक उससे बोलने लगा कि मेरे खुद का ख्याल ना रखने की वजह से तुम्हें सफर करना पड़ रहा है। ये सुन वोंगवा ने कहा कि अगर ऐसा है तो हर रोज एक्सरसाइज और थोड़ा चल लिया करो। तभी पीछे बैठे काव काव ने पूछा कि तो फिर मुझे अपने बारे में क्या करना चाहिए। वोंगवा ने बताया कि तुम्हारे लिए कोई जवाब नहीं है, तुम्हें ऐसी डिजीज हुई है जो खराब किस्मत होने पे होती है। फिर ख्वाबोक भी वोंगवा को थैंक यू बोलते हुए बोलने लगा कि छोटे भाई का मेरिकल फिजिशियन होना वाकई में काफी मददगार है। ये सुन वोंगवा ने हंसते हुए कहा कि मेरा भाई, जो कि कभी मुझे मेडिसिन की पढ़ाई छोड़ने को बोल रहा था, वो अब काफी बदल चुका है। ख्वाबोक ने भी उससे वो बात भूल जाने को कहा। काव काव भी उन भाइयों को देख सोचने लगा कि इनका बॉन्ड काफी स्ट्रांग है। एक वक्त था जब मेरे भाई भी ऐसे थे। एक बार येलो टर्बन्स निपट जाए तो मुझे अपने भाई कावदे से मिलने जाना चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद वो वहां से निकलने लगा। उसने वोंगवा से अपने पीछे आने को बोल कहा कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वोंगवा भी ये सुन कंफ्यूज हो गया। फिर उसने काव काव के साथ बाहर आते हुए पूछा कि ऐसी तो कैसी जरूरी बात थी कि हमें बाहर आना पड़ा। काव काव ने बताया कि ये डीप कॉन्वर्सेशन है, इसलिए इसका हमारे बीच ही रहना बेहतर है। इतना बोल वो किसी रूम में एंटर हो गए। वोंगवा ने उसकी बातें सुन पूछा कि क्या मुझे इससे डरना चाहिए। काव काव ने बैठते हुए कहा कि ये उतना भी ज्यादा नहीं है, दोंग झुओ मर चुका है। फिर उसने वोंगवा को बताया कि साल 192 के अप्रैल की 23 तारीख को धोंग झुओ लूबू के द्वारा मार दिया गया था। उन्होंने उसके पेट में फ्यूज डालकर उसे जला दिया, जिससे उसकी बॉडी कई दिनों तक जलती रही। वोंगवा ने काव काव को यह बात इतना आराम से बताते देख सोचा कि ये इस तरह क्यों बोल रहा है जैसे किसी का मुर्गा मर गया हो। काव काव ने आगे पूछा कि क्या तुम्हें यकीन होता है कि एक जानवर दूसरे जानवर के हाथों मारा गया। वोंगवा ने कहा कि आखिरकार हुआ तो ऐसा ही है। ये सुन काव काव ने कहा कि एक जानवर चला गया और उसकी जगह दूसरा जानवर आ गया। अब आखिर रॉयल कोर्ट का क्या होगा। वोंगवा ने कहा कि मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लूबू एम्परर के साथ रहने के काबिल है। ये सुन काव काव ने पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि लूबू को निकाल दिया जाएगा। वोंगवा ने बताया कि लूबू वो बंदा है जिसने अपने 2 फॉस्टर फादर्स को मारा है। वो तलवारबाज के तौर पे तो काबिल है, लेकिन उसमें वर्च्यू नहीं है। वो एक रूलर बनने के लिए काबिल नहीं है। ये सुन काव काव ने पूछा कि अगर ऐसा हुआ तो क्या हमें कंसर्न नहीं होना चाहिए कि वो जानवर सेटल होने की जगह ढूंढने निकलेगा। मान लो कि वैसा हो गया तो क्या हमें लूबू के बारे में कंसर्न नहीं होना चाहिए। उसकी बात सुन वोंगवा ने हिस्ट्री याद करते हुए सोचा कि वो तुम ही थे जिसने लूबू को मारा था। फिर काव काव ने आगे पूछा कि क्या तुम वाकई में सिर्फ अपने भाई के लिए ही यहां आए हो। ये सुन वोंगवा ने पूछा कि क्या तुम इस बारे में कंसर्न्ड हो कि मैं यहाँ येलो टर्बन्स या ब्लैक माउंटेन बैंडिट्स का इलाज करने आया हूं। सामने से काव काव ने कहा कि तुमने पिछली बार येलो टर्बन रिबेलियन में भी लोगों को बिना भेदभाव किए ट्रीट किया था। ये सुन वोंगवा ने बताया कि मैं यहाँ जल्दबाजी में आया हूं, इसलिए मैं वैसा नहीं कर सकता, लेकिन अगर वैसी सिचुएशन खड़ी हुई जब मुझे उन्हें ट्रीट करना पड़े तो मैं कोई भेदभाव नहीं करूंगा। मेरे लिए वो सब इंसान ही है। बाहर खड़ा कोई बंदा भी उसकी बातें सुन रहा था। वो वोंगवा की सबको इंसानों की तरह देखने की बात सुन मुस्कुरा दिया। वहीं रूम में काव काव ने वोंगवा से कहा कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो, ये राहत की बात है। वोंगवा भी उसकी बात सुन कंफ्यूज हो गया। तभी काव काव ने पीछे से आ रहे उस बंदे को वेनुरो नाम से बुलाकर ग्रीट किया। वेनुरो ने भी वोंगवा को ग्रीट किया। दरअसल इस वेनुरो का असली नाम शून्यू था और वो काव काव का एडवाइजर था। वोंगवा भी उसे देख चौंकते हुए पूछने लगा कि लंच बॉक्स अंकल। दरअसल वोंगवा ने उसे लंच बॉक्स इसलिए बुलाया था क्योंकि हिस्ट्री के मुताबिक जब काव काव वेई एम्पायर का रूलर बना था तब उसने वेनुरो को एक खाली लंच बॉक्स भेजा था। उसका मतलब यह था कि वेनुरो अब काव काव के लिए यूजलेस था और यह जानकर वेनुरो ने अपनी जान ले ली थी। फिर वोंगवा ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए काव काव से पूछा कि क्या तुम मुझे टेस्ट कर रहे हो। काव काव ने उसे ना में जवाब देते हुए बताया कि मैं तो सिर्फ अपने स्ट्रैटेजिस्ट की एडवाइस ही फॉलो कर रहा था। वेनुरो ने भी वोंगवा से माफी मांगते हुए बताया कि मैं आपसे मिलना चाहता था। मेरा नाम शून्यू है और मैं एडमिनिस्ट्रेटर काव काव के अंडर सर्व करने वाला वॉर मिनिस्टर हूं। वोंगवा ने भी उसे ग्रीट किया। फिर वो काव काव को देख मुंह बनाकर बोलने लगा कि मैं ये कर्ज जरूर चुकाऊंगा। उसने आगे पूछा कि तो फिर क्या मैं ये अस्यूम कर सकता हूं कि दोंग कमांडरी के एडमिनिस्ट्रेटर ने फॉर्मली मुझसे सपोर्ट की रिक्वेस्ट की है और साथ ही मुझे मैं जिसे चाहूं उसे ट्रीट करने की इम्यूनिटी दी है। वेनुरो ने उसे हाँ में जवाब दिया। ये सुन वोंगवा उसे 1 लाख लोगों के इलाज के लिए सप्लाईज और फैसिलिटी खड़ी करने के इंस्ट्रक्शंस देने लगा। साथ ही उसने कड़े शब्दों में किसी भी बाहर के बंदे को फैसिलिटी में आने से मना किया। वेनुरो ने भी उसकी बात सुन झिझकते हुए ठीक है कहा।
काओ काओ ने भी हंसते हुए वेनुरो से कहा कि लगता है तुमने खुद पे कुछ ज्यादा ही काम ले लिया है। सामने से वेनुरो ने मुस्कुराते हुए बताया कि मैं इसके लिए तैयार था। असिस्टेंट इंपीरियल सेंसरेट से माफी मांगने के लिए तो ये काफी छोटा काम है। काओ काओ ने भी उसकी बात से अग्री करते हुए कहा कि तो चलो साथ में खाना खा लेते हैं। तभी कोई बंदा चिल्लाते हुए वहां आ पहुंचा। उसने काओ काओ को बताया कि एक बड़ी दिक्कत हो चुकी है। गवर्नर लू दाई बैटल के दौरान मारे जा चुके हैं। ये सुन वो लोग चौंक गए। वो पूछने लगे कि क्या वो चिंगझो गया था। उस बंदे ने बताया कि जनरल बाओ ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं माने। ये सुन काओ काओ वोंगवा से माफी मांगते हुए चेक करने के लिए निकलने लगा। तभी वोंगवा ने वेनुरो को आवाज लगाई। उसने उससे कहा कि इस बारे में मास्टर चेन से अच्छे से कंसल्ट करना, उनके पास इसका जवाब होना चाहिए। वेनुरो ने भी उसे एडवाइस के लिए थैंक यू कहा। फिर वो लोग वहां से निकल गए। वोंगवा ने मन ही मन सोचा कि मैंने पेशेंट्स को ट्रीट करने की सारी तैयारी कर रखी है, मुझे चियाओ काउंटी मैसेज भेजना होगा। वुनिर की बात मुझे थोड़ा परेशान कर रही है लेकिन मेडिकल सपोर्ट अर्जेंट है। मेरे डिसाइपल्स के आते ही फुल स्केल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। इसके बाद हमें बताया जाता है कि काओ काओ ने मास्टर चेन के स्ट्रैटेजिक प्लान की मदद से यानझोउ पे कंट्रोल हासिल कर लिया। वहीं वोनवा के डिसाइपल्स भी उसके पास पहुंच चुके थे और वो लोग कई सारी जान बचाने के लिए तैयार थे। काओ काओ ने जिबेई के चांसलर बाओशीन के साथ मिलकर येलो टर्बन आर्मी को कन्फ्रंट किया। वोनवा और उसके डिसाइपल्स बिना भेदभाव के सारे पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे थे। लेकिन उस बैटल में चांसलर बाओशीन मारा जाता है। उसकी लाश भी ना मिलने पे काओ काओ ने काफी शोक जताया और उसे फ्यूनरल देने के लिए हान मैनर में उसकी लकड़ी की प्रतिमा बनवाई। वहीं वोंगवा भी किसी तरह की कंट्रोवर्सी अवॉइड करने के लिए काफी कॉशियस था। तभी वहां पर वेनुरो आ पहुंचा। वहां पर ओबो और वोंगवा येलो टर्बन आर्मी के पेशेंट्स के कपड़े जला रहे थे। तभी उन्होंने वेनुरो को कैंप के अंदर जाते हुए देखा। वेनुरो ने अंदर जाकर देखा तो वहां येलो टर्बन आर्मी के कुछ बंदों का इलाज किया जा रहा था। बियॉन और सारा ने भी उसे नोटिस किया। तभी वेनुरो ने बोलना शुरू किया। बाहर खड़े वोंगवा ने उसे सुन सोचा कि तो इसकी माफी वाली बात का ये मतलब था। वहीं वेनुरो बोलने लगा कि मुझे पता है कि तुम लोग येलो टर्बन आर्मी के बंदे हो। तुमने इंपीरियल फैमिली के खिलाफ जाने का जुर्म किया है जिसकी तुम्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये सुन वो बंदे गुस्से से चिल्लाते हुए पूछने लगे कि तो फिर हमें बचाया ही क्यों? क्या तुम लोगों ने हमें सजा देने के लिए बचाया है? इतना बोल वो लोग उन्हें गालियां देने लगे। सामने से वेनुरो ने कहा कि अगर हम तुम्हें सजा देना चाहते तो इस तरह ट्रीटमेंट देने की जगह घसीटकर चांगान ले जाते। हमने तुम्हें इसलिए बचाया है क्योंकि तुम्हें जिंदा रखने के पीछे वजह है। हम तुम लोगों की फीलिंग्स समझते हैं। ये दुनिया पूरी तरह से करप्ट है, इसलिए तुम लोगों ने हथियार उठाकर इसके खिलाफ लड़ने का सोचा। जरा अपने आसपास देखो, क्या तुम्हें कोई स्ट्रेटेजिस्ट या जनरल दिख रहा है? ये सिर्फ फार्मर्स ही है जिन्होंने अपनी जमीन खो दी है। तुम्हें क्या लगता है कि इस कंट्री को सफर कौन करवा रहा है? वो है डोंग जुओ जैसे गद्दार, ना कि तुम्हारे जैसे इग्नोरेंट फार्मर्स। एडमिनिस्ट्रेटर काओ काओ तुम्हें इस यानजो की जमीन पे फसल उगाने देंगे और तुम्हें वापस अपनी पोजीशंस पे जाने की चॉइस देंगे। भले ही तुम लोगों ने गद्दारी का गुनाह किया है, लेकिन क्या अब तुम्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने तुम्हारी जिंदगी क्यों बख्शी? उसकी बात सुन सारे लोग काओ काओ के नाम के नारे लगाने लगे। वोंगवा भी ये सुन वहां से जाने लगा। ओबो ने उससे पूछा कि क्या आपको यह सही नहीं लगता? वोंगवा ने बताया कि इन लोगों ने खोने को और जाने को कोई जगह ना होने की वजह से अपनी जान दांव पे लगा के रिबेलियन किया, और अब अगर काओ काओ उन लोगों को सहारा दे रहा है तो मेरे पास उनके बीच पड़ने का कोई कारण नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे यह बुरा लग रहा है कि हमें इस तरह से उनके फायदे के लिए यूज किया गया। फिर थोड़ी देर बाद वेनुरो बाहर निकल आया। वो वोंगवा को वहां खड़ा देख चौंक गया। वो परेशान होते हुए पूछने लगा कि क्या तुमने सब सुन लिया? वोंगवा ने मुंह फेरते हुए कहा कि इतनी लाउड आवाज ना चाहते हुए भी सुनाई देती है। लगता है कि तुम्हारा और काओ काओ का शुरुआत से ही ये प्लान था। सामने से वेनुरो ने उससे माफी मांगी। वोंगवा ने उसे वो बात भूल जाने को बोल कहा कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। अगर युआन शाओ या किसी और को तुम्हारी ऐसा करने की बात पता चल गई तो क्या ये खतरनाक नहीं होगा? काओ काओ ऐसी बातें फ्रीली नहीं बोल सकता, इसलिए लगता है कि उसकी जगह ये बात तुम्हें बोलनी पड़ी। क्या इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे खुद लेने के पीछे कोई वजह है? वेनुरो ने बताया कि ऐसा मास्टर चेन की वजह से है। जब मैं यिंगचुआन छोड़कर जीजोउ में आया तो युआन शाओ ने हमारी फैमिली को ऑनर्ड गेस्ट की तरह ट्रीट किया। लेकिन मैंने डिटरमिन किया कि युआन शाओ कभी कुछ ग्रेट अचीव नहीं कर पाएगा और उसकी जगह काओ काओ को फॉलो करने का चूज किया। लेकिन काओ काओ के साथ मास्टर चेन ऑलरेडी मौजूद थे। मैं भी ये देख सकता हूं कि वो कितने एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान हैं। यहां तक कि आपने भी मुझे मास्टर चेन की कंसल्टेशन लेने को बोला था। आप सोच ही सकते हैं कि उनका स्तर कितना ऊंचा है। जब मास्टर चेन ने काओ काओ को यानजो का कंट्रोल हैंड ओवर किया तो मुझे वॉर मिनिस्टर के तौर पे काफी एम्बेरस्ड फील हुआ। ये सुन वोंगवा ने पूछा कि तो इसीलिए तुमने ऐसा किया, क्योंकि तुमने सोचा कि तुम्हें कुछ करना होगा? वेनुरो ने उससे अपनी ऐसी साइड दिखाने के लिए माफी मांगी।
वोहवा ने कहा कि तुम्हारी ह्यूमन साइड देखना बिल्कुल भी बुरा नहीं है। अगर ये कोई फालतू का कारण होता तो मैं तुम्हें सबक सिखाता, लेकिन तुम्हारे पास इसका अच्छा कारण है और साथ ही तुमने कई लोगों को बचाया है, इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं। ये सुन वेनुरो ने पूछा कि तो फिर क्या अब से लोगों को ये बात आप बताओगे? वोहवा ने कहा कि ये सब मेरा काम नहीं है और अब तुम ये फॉर्मेलिटीज छोड़ सकते हो। हमारा जन्म एक ही साल हुआ था, इसलिए तुम मुझसे कैजुअली बात कर सकते हो। तो चलो, अब इस मामले को यहीं तक रखते हैं। इतना बोल उसने वेनुरो के सामने एक बोरी लाकर पटक दी। उसने उस बोरी की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये येलो टर्बन आर्मी के बचे हुए सामान को तुम खुद ही जलाओ। इसके बाद हमें बताया जाता है कि काओ काओ ने येलो टर्बन आर्मी के बंदों को अपनी तरफ करके उन्हें यानजो का सिटीजन बना दिया। ऐसा करके उसने अपनी आर्मी स्ट्रांग करने के साथ ही रीजन को भी स्टेबलाइज कर दिया। उसने उन येलो टर्बन आर्मी में से यंग बंदों को सिलेक्ट करके 3 लाख लोगों की आर्मी खड़ी की, जिसे उसने चिंगजो सोल्जर्स नाम दिया। फिर उसे युआन शाओ के द्वारा यानजो के गवर्नर के तौर पे अपॉइंट कर दिया गया। फिर हमें दिखाया जाता है कि काओ काओ यानजो के स्टेबलाइज होने की खुशी में सेलिब्रेट कर रहा था। वहां खड़े सारे लोग चीयर्स करने लगे। पास खड़े वोंगवा ने सोचा कि अब चूंकि सिचुएशन रिजॉल्व हो चुकी है तो मुझे तुरंत ही निकल लेना चाहिए। तभी काओ काओ ने उसे थैंक यू बोलते हुए कहा कि तुम्हारी वजह से ही प्रिजनर्स हमारी तरफ आसानी से आ गए। इसे रिवॉर्ड कहना तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, लेकिन इसे ले लो। ये हिज मैजेस्टी का तुम्हें दोंग कमांडरी के गवर्नर के तौर पे अपॉइंट करने का इंपीरियल एडिक्ट है। ये सुन वह सरप्राइज हो गया। उसने वो एडिक्ट लेते हुए हिज मैजेस्टी को ऑनर दिया। उसने मन ही मन काओ काओ से पूछा कि इस सब केओस के बीच तुमने इसे भी तैयार कर दिया? सामने से काओ काओ ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हें एक और फेवर ग्रांट करूंगा। ये सुन वोंगवा ने कहा कि तो फिर प्लीज मास्टर बयान को छोड़ देना। दरअसल वोंगवा ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि हिस्ट्री के मुताबिक काओ काओ ने मास्टर बयान को मार दिया था। काओ काओ भी उसकी बात सुन बोलने लगा कि मेरा मास्टर बयान के साथ रिलेशनशिप तो खराब है, लेकिन मेरा उसके साथ पंगा लेने का कोई इरादा नहीं है। वोंगवा ने कहा कि मैं तो ये सिर्फ जस्ट इन केस कह रहा हूं, मैं मास्टर बयान से भी बात करूंगा। इतना बोल उसने मन ही मन सोचा कि मुझे मास्टर चेन को लूबू को यहां लाने से रोकना होगा। इस प्रॉब्लम को शुजो मैसेकर से पहले सॉल्व करना ही होगा। इतना सोच उसने काओ काओ से कहा कि प्रोविंशियल गवर्नर को ऐसे ट्रिवियल मैटर्स का कंसर्न नहीं लेना चाहिए। काओ काओ को भी उसकी बात में पॉइंट लगा। फिर वोंगवा ने आगे पूछा कि क्या चांगान में कुछ जरूरी नहीं हुआ जिस पर तुम्हें ज्यादा कंसर्न होना चाहिए? काओ काओ भी उसकी बात सुन बोलने लगा कि एक और जानवर ने हिज मैजेस्टी को कैप्चर कर लिया है। वो कमीना लूबू भाग निकला। चीजें जैसे तुमने बोला था वैसे ही हो रही है। तुम्हारे वर्ड्स वाकई में अमेजिंग और मिस्टीरियस हैं। ये सुन वोंगवा उसकी बात टालने की कोशिश करने लगा। तभी काओ काओ ने पूछा कि तुम्हारे हिसाब से लूबू अब क्या करेगा? वोंगवा ने बताया कि वो शायद युआनशु के पास जाएगा। उसे शायद लगता होगा कि वो लोग उसे एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि उसके पास दोंग झुओ का सिर है। दरअसल वोंगवा ऐसा इसीलिए बोल रहा था क्योंकि उस दोंग झुओ ने उसके खिलाफ खड़े होने के लिए युआन फैमिली को एक्सटर्मिनेट कर दिया था। वोंगवा ने आगे कहा कि युआनशु ने लू बियाओ की वजह से सुन जियान को खो दिया है, इसलिए उसे एक जनरल चाहिए होगा। मैंने सुना है कि उसने ऑलरेडी यान प्रोविंस में ट्रूप्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, इसलिए लूबू वहीं जाएगा। ये सुन काओ काओ ने परेशान होते हुए पूछा कि तो क्या युआन शाओ लूबू को अपने साथ रख लेगा? वोंगवा ने उसे ना में जवाब देते हुए बताया कि लूबू ऐसा बंदा नहीं है जो किसी के अंडर काम कर सके। इसके बाद वहां का सेलिब्रेशन वैसे ही कंटिन्यू रहा। वोंगवा मन ही मन सोच रहा था कि मास्टर चेन को काओ काओ को धोखा देने से रोकने के लिए उनसे सीधा बात करना ही बेस्ट तरीका है, लेकिन इससे उन्हें शक हो सकता है। अभी के लिए मैं रिलीव्ड हूं कि मास्टर बयान की दिक्कत सॉल्व हो चुकी है। अगले साल काओ काओ के फादर काओ सोंग को असैसिनेट कर दिया जाएगा, लेकिन शायद हम उसे उससे पहले ही यहां लाकर बचा सकते हैं। अगर हम काओ सोंग को बचा ले तो शू प्रोविंस का इन्वेजन रोका जा सकता है। इसके लिए मुझे पहले काओ काओ के कजन काओ होंग को मनाना होगा। तभी उसे काओ होंग काओ काओ से बात करता हुआ दिखाई दिया। वो काओ काओ से पूछ रहा था कि तुम अंकल काओ सोंग को यहां कब लाने का प्लान कर रहे हो? काओ काओ ने बताया कि यह आसान नहीं है। ऐसा लगता है कि वो वहां लांगिया में ही सेटल होने की सोच रहे हैं। इस बात का पता तुम इसी बात से लगा सकते हो कि वो अपने भाइयों और फैमिली की सारी वेल्थ लेकर वहां रह रहे हैं। काओ होंग ने भी उसकी बात सुन कहा कि तो इसका मतलब कि वो इसलिए ही एल्डेस्ट अंकल के घर गए हैं। वोंगवा उनकी बातें सुन सोचने लगा कि क्या काओ सोंग अपने कजन के यहां रिफ्यूज ले रहा है। इतना सोच उसने उन लोगों से पूछा कि फिर भी क्या फैमिली का साथ में रहना बेहतर नहीं है? काओ काओ ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं भी चाहता हूं कि वो मेरे पास रहे, लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूं जब वो अपने बेटे पे बोझ बनना नहीं चाहते। ये सुन वोंगवा ने पूछा कि क्या तुमने ये बात कंसिडर की है कि दुश्मन तुम्हारे एल्डर को टारगेट कर सकते हैं? उसकी बात सुन काओ काओ चौंक गया। वोंगवा ने आगे कहा कि अगर युआनशु का लूबियाओ के साथ वॉर अच्छा नहीं गया तो वो शायद यान प्रोविंस को टारगेट करेगा। गोंगसू,
अभी युआन शाओ से फाइट कर रहा है, लेकिन उनका आपस में हाथ मिलाने का चांस रहता ही है, और तुम्हारे फादर पास काफी वेल्थ भी है, तो क्या काफी सारे लोग उन्हें टारगेट नहीं करेंगे? सामने से काओ काओ ने कहा कि मैं ये बात जानता हूं, लेकिन मैं यान प्रोविंस को भी ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो फादर को यहां कैसे लाऊं? वोंगवा ने कहा कि ऐसा इसीलिए क्योंकि तुमने अब तक खुद को अच्छे से एस्टैब्लिश नहीं किया। अगर मैं तुम्हारा दुश्मन होता तो मैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर तुम्हारे फादर को किडनैप कर लेता। काओ होंग ने भी उसकी बात सुन कहा कि तुम्हारी बात का सेंस तो बनता है, लेकिन ये वक्त एक्ट करने का नहीं है। वोंगवा ने कहा कि हमें अभी एक्ट करना ही होगा। उसने मन ही मन सोचा कि लू बोशे के केस में मैंने कुछ नहीं किया जिसका अंजाम मैंने देख लिया। इतना सोच उसने काओ काओ से पूछा कि क्या तुम ऐसी गलती करना चाहते हो जिसका पछतावा तुम्हें पूरी जिंदगी हो? काओ काओ ने भी उसकी बात सुन इंचो को आवाज लगाई। उसने उसे तुरंत ही लांगिया कमांडरी जाने का ऑर्डर दिया। इंचो ने भी उसे ठीक है कहा। फिर काओ काओ ने वोंगवा से कहा कि मैं इस बार तुम्हारी एडवाइस जरूर सुनूंगा। ये सुन वोंगवा ने भी उसे थैंक यू कहा। फिर काओ काओ ने आगे पूछा कि तो फिर तुम्हारा इंपीरियल गार्ड को ज्वाइन करने के बारे में क्या विचार है? ये सुन वोंगवा ने कहा कि ऐसी रिडिकुलस बातें मत करो। क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे दादा काओ तेंग भी मुझे अपने पास नहीं रख पाए थे? मुझे जब भी मन होगा तब मैं आऊंगा, इसलिए उतने में ही सेटिस्फाइड रहो। वहीं मास्टर चेन ने भी उन लोगों की बातें सुन अपनी मुट्ठी भींच ली। काओ होंग वोंगवा से बोल रहा था कि तुम ज्यादातर स्ट्रैटेजिस्ट से बेहतर हो। वोंगवा ने उसकी बात नकारते हुए कहा कि स्ट्रैटेजिस्ट कई ज्यादा बेहतर होते हैं। काओ काओ ने कहा कि शायद ऐसा तुम्हारे फ्री दिमाग से सोचने की वजह से है। वैसे तुम्हारे हिसाब से वर्स्ट केस सिनेरियो क्या रहता? वोंगवा ने बताया कि वो रहता युआनशु का गोंगसू के साथ हाथ मिला लेना और एल्डर को किडनैप कर लेना। वो काफी ज्यादा खराब होता। इसके 10 दिन बाद हुआबोक को दोंग कमांडरी के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे अपॉइंट कर दिया जाता है। इंचो ने भी काओ सोंग को यान प्रोविंस चलने को कहा, लेकिन काओ सोंग ने यह बोलकर मना कर दिया कि अभी उसका वक्त नहीं है। ये सुन इंचो वोंगवा के पास मदद मांगने गया, लेकिन उसके पास भी कोई प्लान नहीं था। वहीं युआन शाओ ने भी गोंगसू के खिलाफ जीत हासिल कर ली थी, लेकिन गोंगसू ने कुई जुए नाम के बंदे को हरा दिया और वॉर लंबी खींचने लगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि वोंगवा कहीं खड़ा गहरी सांस छोड़ते हुए सोच रहा था कि आखिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। दरअसल वो जी प्रोविंस में युआन शाओ से मिलने जा पहुंचा था। उसने अंदर जाकर युआन शाओ को ग्रीट किया। युआन शाओ उसे देख पूछने लगा कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वोंगवा ने बताया कि मैं कर्ज कलेक्ट करने आया हूँ। ये सुन युआन शाओ सरप्राइज हो गया। फिर वो चिढ़कर पास्ट याद करते हुए सोचने लगा कि मैंने काऊ काऊ की वजह से इसे फालतू में प्रॉमिस कर दी है। फिर थोड़ी देर बाद वोंगवा ने उससे पूछा कि गोंगसुन तुम्हें सिर दर्द दे रहा है, राइट? सामने से युआन शाओ ने कहा कि मैं उसे संभाल सकता हूँ। वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में एक मामूली फिजिशियन को चिंता करनी चाहिए। ये सुन वोंगवा ने कहा कि एक इससे भी ज्यादा दिक्कत वाली सिचुएशन खड़ी हो सकती है। गोंगसुन जुओ कमांडरी भाग गया है, लेकिन अब वो चिंग प्रोविंस को रिकवर कर रहा है। युआन शाओ ने कहा कि काओ काओ का चिंग प्रोविंस में येलो टर्बन्स को खत्म करना मेरे लिए मददगार है या जहर, लेकिन ये सिचुएशन काफी एम्बिग्युअस बन चुकी है। वोंगवा ने बताया कि काओ सोंग के बारे में चिंता करते हुए लड़ना कुछ ज्यादा ही था। खैर काओ काओ सारे येलो टर्बन्स और ब्लैक माउंटेन बैंडिट्स को खत्म नहीं कर पाया, तो ऐसे में क्या होगा अगर गोंगसुन ने उन लोगों से हाथ मिला लिया? युआन शाओ भी उसकी बात सुन सोचने लगा कि मेरे स्ट्रैटेजिस्ट्स ने भी यही बोला है। गोंगसुन और माउंटेन बैंडिट्स दोनों ही मेरे एनिमीज हैं, इसीलिए उनका आपस में हाथ मिला लेना अजीब नहीं होगा। इतना सोच उसने वोंगवा को बताया कि मेरे कुछ स्ट्रैटेजिस्ट का यही कहना है, लेकिन तुम तो बोल रहे थे कि तुम यहाँ कर्ज कलेक्ट करने आए हो, तो फिर तुम एडवाइस क्यों दे रहे हो? वोंगवा ने पूछा कि तुम्हारा लू बू के बारे में क्या ख्याल है? ये सुन युआन शाओ ने सरप्राइज होते हुए पूछा कि तुम अचानक से लू बू की बात क्यों कर रहे हो? वोंगवा ने पूछा कि क्या तुमने रूमर्स नहीं सुने? लू बू दोंग जुओ का सिर लेकर युआन शू से मिलने गया है। युआन शाओ ने भी उसकी बात सुन कहा कि युआन शू फैमिली लिनिएज को लेकर काफी ऑब्सेस्ड है, इसलिए दोंग जुओ का सिर उसके लिए अच्छी ट्रॉफी हो सकता है, इसलिए वो शायद लू बू को एक्सेप्ट कर ले। दरअसल युआन शाओ ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि युआन फैमिली और दोंग जुओ के बीच दुश्मनी थी। युआन शू युआन फैमिली का सबसे ज्यादा लेजिटिमेट वारिस था, जबकि युआन शाओ एक सर्वेंट औरत से पैदा हुआ बेटा था। उसने वोंगवा से आगे पूछा कि तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम काओ काओ के अंडर नहीं थे? वोंगवा ने बताया कि मैं काओ काओ के क्लोज हूँ। ये सुन युआन शाओ ने कहा कि तुम स्टूपिड नहीं हो, इसलिए तुमने कहा होगा कि तुम काओ काओ के फायदे के लिए कर्ज कलेक्ट करने आए हो, लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए मैं तुरंत ही तैयार हो जाऊं। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं क्रेडिट ले लूं? वोंगवा उसकी बातें सुन सोचने लगा कि आखिर ये उस डायरेक्शन में क्यों जा रहा है। इतना सोच उसने बोलना शुरू किया कि चाहे युआन शू लूबू को एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन लूबू फिर से वहां से निकल जाएगा। ऐसे में शायद वो तुम्हारे पास आ सकता है। अगर तुम लूबू को अपने साथ रखने का सोच रहे हो तो प्लीज उसे जितना हो सके उतना ज्यादा वक्त तक रखना। ये सुन युआन शाओ हैरान रह गया।
वो पूछने लगा कि क्या तुम्हें यह लगता है कि मैं उसे रख लूंगा? वोंगवा ने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या तुम उसे नहीं रखोगे? युआन शाओ ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा कि उसके बारे में मुझे देखना होगा। वोंगवा ने आगे कहा कि लूबू के जैसा काबिल जनरल हर रोज नहीं मिलता, और तुम गोंगसू से बिना किसी चीज के नहीं लड़ सकते। तो ऐसे में वो वक्त जरूर आएगा जब तुम लूबू को अपने पास रखो। अगर वो वक्त आता है तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि उसे पूरी तरह से यूज करना और जितना ज्यादा हो सके उतने लंबे वक्त तक अपने साथ रखना। युआन शाओ ने पूछा कि कितने वक्त तक? वोंगवा ने कहा कि 10 साल जितना। ये सुन युआन शाओ पूछने लगा कि क्या तुम पागल हो गए हो? वोंगवा ने कहा कि तो फिर जब तुम्हें लगे कि तुम लूबू को और ज्यादा नहीं सह सकते, तब उसे हमारी प्रॉमिस के खातिर एक और चांस दे देना। ये सुन युआन शाओ ने कहा कि जब तक तुम मुझे ये नहीं बताते कि इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा, तब तक इसका पक्का जवाब देना मुश्किल है। वोंगवा ने बताया कि मैं नहीं चाहता कि लू बू मेरे प्लान्स में इंटरफियर करे। युआन शाओ भी उसकी बात पर विचार करने लगा। फिर उसने कहा कि ठीक है, मैं उस जानवर को रख लूंगा, लेकिन मैं ऐसा सिर्फ तभी करूंगा जब वो खुद शेल्टर मांगते हुए यहां आए। वोंगवा ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हें लूबू को ढूंढने जाने की कोई जरूरत नहीं है। युआन शाओ भी उसकी बात से अग्री करते हुए बोलने लगा कि उस बंदे को कोई ऐरा गैरा कंटेन नहीं कर सकता, सिर्फ मेरे जैसा ही कोई उसे रख सकता है। वोंगवा ने भी उसे हाँ में जवाब दिया। ये सुन युआन शाओ ने खड़े होते हुए कहा कि तो इसके साथ ही काओ काओ का मुझ पे जबरदस्ती डाला गया कर्ज खत्म होता है। लेकिन क्या यह सच है कि तुम काओ काओ के अंडर नहीं हो? वोंगवा ने उसे हाँ में जवाब दिया। ये सुन युआन शाओ ने पूछा कि तो फिर अगर मैं गोंगसुन से फाइट करूं तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम मेरे घायल सोल्जर्स को ट्रीट करोगे? वोंगवा ने कहा कि एक डॉक्टर को वहां जाना ही चाहिए जहां पेशेंट्स हो, इसलिए मैं तुम्हारे सोल्जर्स को ट्रीट जरूर करूंगा, लेकिन साथ ही मैं गोंगसुन के सोल्जर्स को भी ट्रीट करूंगा। डॉक्टर वो होता है जो पेशेंट्स को ठीक करे, ना कि वो जो किसी पक्ष को एडवांटेज दे। ये सुन युआन शाओ ने पूछा कि अगर मैं काओ काओ से लड़ता तो भी क्या तुम दोनों तरफ के घायलों को फेयरली ट्रीट करते? वोंगवा ने उसे हाँ में जवाब दिया। ये सुन युआन शाओ बोलने लगा कि मेरे स्ट्रेटेजिस्ट ने सही कहा था, तुम ऐसे बंदे हो जिसे साथ रखने से फायदा या नुकसान कुछ नहीं होता। इसके बाद वोंगवा वहां से वापस जाने के लिए निकल जाता है। वो जाते हुए सोच रहा था कि सच कहूं तो मुझे युआन शाओ से ये फेवर मांगने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं इतना दूर आकर काओ काओ को लूबू से बुरी तरह हारते हुए नहीं देखना चाहता था। काओ काओ की मदद करना जरूरी है। हमने यान प्रोविंस का बैटल तो संभाल लिया है और मुझे काओ काओ के युआनशू से होने वाले बैटल के बारे में भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल वोंगवा ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि हिस्ट्री के मुताबिक काओ काओ ने युआनशू को बैटल में हरा दिया था। फिर वोंगवा मुस्कुराते हुए अपने सामने खड़ी सियोन को देख सोचने लगा कि अभी के लिए मैं अपने लोगों के लिए अपना बेस्ट दूंगा, ताकि बाद में मुझे कोई रिग्रेट्स ना रहे। सियोन भी वोंगवा को देख खुश होते हुए उसे गले आ लगी। फिर थोड़ी देर बाद वो वोंगवा से बोल रही थी कि मुझे काफी खुशी है कि तुम सेफली वापस आ गए। वोंगवा ने कहा कि यह तुम्हारे कंसर्न की वजह से ही हुआ है। सियोन ने उसे देख गुस्से वाले एक्सप्रेशंस के साथ कहा कि तुम्हारा स्वभाव देखकर तो मैं तुम्हें बैटलफील्ड से दूर ही रखना चाहती हूँ। अगर तुम मेरे पास होते तो अच्छा होता, लेकिन तुम तो मुझे बैटलफील्ड के आसपास भी नहीं आने देते। न सिर्फ इतना, बल्कि अब तो ऐसा लगता है कि मेरे हाथ भी स्टिफ हो रहे हैं। वोंगवा भी उसकी बात सुन सोच में पड़ गया। फिर उसने सियोन से कहा कि तो फिर प्लीज अगली जनरेशन को नर्चर करो। तुम मेरी सबसे बेस्ट डिसाइपल हो। तुमने मुझसे और फादर इन लॉ दोनों से ही सीखा है, इसलिए तुम एक्सेलेंट डिसाइपल्स रेज कर पाओगी। ये सुन सियोन ने कहा कि अगर मैंने तुम्हारी तरह सिखाया तो सारे लोग भाग जाएंगे। वोंगवा ने कहा कि उन लोगों को पाइन कोन्स की तरह रगड़ना, उन्हें मेरी तरह पागलों की तरह मत रगड़ना। अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो हम तुरंत ही लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। साथ ही फादर इन लॉ को भी इनवाइट करना। हम उनसे भी सर्जिकल मेथड सिखवाएंगे। तुम्हारा अच्छे से ख्याल ना रखने के लिए मैं माफी चाहता हूं। अब से मैं और ज्यादा ध्यान दूंगा। सियोन ने भी मुस्कुराते हुए उसे थैंक यू कहा। फिर उसने डिटर्मिन्ड होकर कहा कि मैं उन्हें पढ़ाने के लिए अपना बेस्ट करूंगी। ये सुन वोंगवा ने कहा कि तो फिर उनमें से सिर्फ केपेबल बंदों को ही मेरे पास भेजना, क्योंकि मैं उनकी फिर से स्क्रीनिंग करूंगा। इसके बाद हमें 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। वोंगवा कुछ देख परेशान हो रहा था। दरअसल वहां पर फिजिशियन बनने के लिए काफी सारे बंदे आए थे। वोंगवा इतने सारे बंदे देख हैरान रह गया। तभी सियोन उन लोगों को वेलकम करने लगी। उसने सारे लोगों को लाइन में खड़े रहने को बोल रजिस्टर फिल करने को कहा। वोंगवा ने उसे इतना खुश देख सोचा कि अगर मुझे यह पहले से पता होता तो मुझे डिसाइपल्स को थोड़ा और जल्दी ले लेना चाहिए था। तभी उसकी नजर किसी चीज पर गई। उसने जाकर लाइन में खड़े अपने ससुर यानी कि मिरेकल फिजिशियन को पकड़ लिया। वो उन्हें साइड में ले जाकर पूछने लगा कि आप लाइन में क्यों खड़े हैं? मैं अपने ससुर को डिसाइपल का डिसाइपल कैसे बना सकता हूं? मिरेकल फिजिशियन भी अपने पकड़े जाने पर हंसने लगा। फिर वोंगवा ने चिल्लाते हुए लाइन में खड़े मास्टर झांग को आवाज लगाई। वो भी अपने पकड़े जाने पर बहाना बनाकर हंसने लगा। ये सब देख रही सारा ने भी ओबो से कहा कि अब तुम काफी बिजी हो जाओगे,
ओबो ने मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसे बिजी होना ही अच्छा है। ये सुन उसका हाथ पकड़कर खड़ी सारा ने गुस्से से कहा कि तो फिर हम मिलेंगे कब? जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तब हम मिलेंगे। ओबो ने भी उसे ठीक है कहा। ऐसे ही साल 192 का अगस्त महीना आ जाता है। ब्लैक माउंटेन बैंडिट्स जी प्रोविंस में युआन शाओ से लड़ाई कर रहे थे। गोंगसुन ने उन ब्लैक बैंडिट्स के साथ हाथ मिला लिया। युआन शाओ ने उनके खिलाफ अपने स्ट्रांग होल्ड ये काउंटी में डिफेंड किया। फिर हमें साल 192 के सितंबर महीने में जी प्रोविंस के युआन शाओ के रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है। लूबू युआन शाओ से मिलने जा पहुंचा था। उसने युआन शाओ को ग्रीट किया। वो उसे बताने लगा कि कैसे उसका युआन शू के साथ झगड़ा हो गया था। युआन शाओ ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा कि युआन फैमिली को मारने वाले तुम नहीं बल्कि दोंग झुओ था, और अब तुम मेरे पास उसका सिर लेकर आए हो, इसलिए हम पुरानी बातों को भूल सकते हैं। ये सुन लूबू ने पूछा कि क्या दोंगझुओ के सिर की वैल्यू इतनी ही है? युआन शाओ ने कहा कि उसे सजा देने के लिए तो उसकी बॉडी भी नहीं बची, इसलिए कीमत कम होना स्वाभाविक है। या फिर कहीं तुम मुझसे अपने फॉस्टर फादर को मारने के लिए रिवॉर्ड तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे ना? लूबू भी उसकी बात सुन परेशान हो गया। युआन शाओ ने आगे कहा कि तुम इंपीरियल कोर्ट को डिस्ग्रेस करने वाले, रेबल्स के लीडर और हमारी फैमिली के दुश्मन दोंगझुओ का सिर लेकर आए हो। इसके लिए मैं अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहता हूं। तुम यहां खुद को कंफर्टेबल कर सकते हो। ये सुन लूबू टेबल पे अपना हाथ पछाड़ते हुए गुस्से से बोलने लगा कि कंफर्टेबल करने से तुम कहना क्या चाहते हो? युआन शाओ ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल होने को तो नहीं बोल सकता ना। सामने से लूबू ने कहा कि मैं यहां सिर्फ खुद को बचाने के लिए नहीं आया। मुझे एक आर्मी दो। मैं अपनी मार्शल एबिलिटी से उस कमीने गोंगसुन को यहां से बाहर भगा दूंगा। युआन शाओ ने भी उसकी बात सुन कहा कि तुम्हारे जैसा ग्रेट जनरल उस गोंगसुन को हराने में काफी मददगार होगा। तो क्या मेरा अपने जनरल को इतने खतरनाक बैटलफील्ड में भेजना सही रहेगा? लूबू ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि तुम ऐसा करो। ये सुन युआन शाओ मुस्कुराते हुए बोलने लगा कि अब तुम अपनी जान दांव पे लगा ही रहे हो, तो मेरे पास तुम्हें रोकने का कोई हक नहीं है। मैं तुम्हें एक और फेवर ग्रांट कर रहा हूं। मैं तुम्हारी फैमिली को यहां काफी रिस्पेक्ट के साथ रखूंगा। ये सुन लूबू सरप्राइज हो गया। युआन शाओ ने आगे कहा कि तुम अपनी फैमिली की चिंता करके बैटल में अच्छे से नहीं लड़ पाओगे, राइट? ये सुन लूबू ने गुस्से से पूछा कि क्या तुम ये बोल रहे हो कि तुम मेरी फैमिली को हॉस्टेज रखोगे? युआन शाओ ने मुस्कुराते हुए बताया कि ये तो सिर्फ उनकी सुरक्षा के लिए है। ये सुन लूबू ने मन ही मन कहा कि घंटा सुरक्षा, लेकिन उसने बाहर से शांत रहते हुए युआन शाओ से उसकी काइंडनेस के लिए थैंक यू कहा। वो वहां से जाते हुए बोलने लगा कि लेकिन अगर मेरी फैमिली को कुछ भी हुआ तो सारे लोग मारे जाएंगे। इसके बाद हमें दोंग कमांड्री के प्रोविंशियल ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। कोई बंदा काओ काओ के हवाबोक को एडमिनिस्ट्रेशन बनाने पे चिल्ला रहा था। वो चिल्लाते हुए काओ काओ से पूछ रहा था कि आखिर तुम्हारी हिस मैजेस्टी के भेजे हुए एडमिनिस्ट्रेटर को भगा देने की हिम्मत भी कैसे हुई? दरअसल ये बंदा वही मास्टर बयान था जिसे ना मारने की वहुआ ने काओ काओ को रिक्वेस्ट की थी। वो काओ काओ पे इसलिए गुस्सा हो रहा था क्योंकि एम्परर के द्वारा जिन शांग नाम के बंदे को यान प्रोविंस के गवर्नर के तौर पे अपॉइंट किया गया था, लेकिन काओ काओ को ऑलरेडी रिकमेंड कर दिया गया था। बयान चिल्लाते हुए काओ काओ से पूछ रहा था कि क्या तुम हिज मैजेस्टी के खिलाफ जा रहे हो? काओ काओ ने उसे अपनी जबान पे लगाम रखने को कहा। उसने बताया कि यान प्रोविंस को बैंडिट्स से मैंने बचाया है, ना कि उस जिनशांग ने। सामने से बयान ने चिल्लाते हुए कहा कि लेकिन हिज मैजेस्टी ने तुम्हें नहीं बल्कि जिनशांग को अपॉइंट किया था। क्या तुम इस बात से डरे हुए हो कि कोर्ट को पता चल जाएगा कि तुमने उन बैंडिट्स को अपनी ओर कर लिया है? काओ काओ को भी उसकी बात सुन गुस्सा आ रहा था। उसने मन ही मन पूछा कि क्या तुम वाकई में अपने सेंसेस में आने से पहले मरना चाहते हो? तभी पास खड़े हवाबोक ने उससे शांत होने को कहा। उसने बताया कि मास्टर बयान तो ऐसा कंट्री के प्रति वफादारी के चलते बोल रहे हैं। फिर उसने बयान से कहा कि जिन शांग क्लेम करता है कि उसे हिज मैजेस्टी ने भेजा है, लेकिन हम इस बारे में श्योर नहीं हो सकते कि हिज मैजेस्टी वाकई में ऐसा चाहते थे। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे लीजू या गुओसी ने भेजा हो और वो बिना हिज मैजेस्टी के इंपीरियल एडिक्ट के ही आ गया हो। दरअसल ये लीजू और गुओसी दोंगझुओ के साथ वाले वॉरलॉर्ड्स थे जिन्होंने दोंगझुओ के गुजरने के बाद नए एम्परर को अपने कब्जे में कर लिया था। हुआबोक ने आगे बताया कि उस जिन शांग को गोंगसुन ने भी अपॉइंट किया था, इसलिए इसका चांस तो रहता ही है, लेकिन आपको यान प्रोविंस के इज्जतदार लोगों के द्वारा अपॉइंट किया गया था। और सबसे जरूरी ये कि काओ काओ के यान प्रोविंस के गवर्नर बनने के बाद से लोगों की जिंदगी स्टेबलाइज हुई है और उसने आम लोगों को उनकी जिंदगी लौटाई है। इसलिए आप अपने समंदर जैसे दिल से उनका ओपिनियन सुनिए। काओ काओ भी उसकी बात सुन हंसने लगा। उसने हुआबोक से कहा कि तुम भाइयों ने मुझे कई बार बचाया है। फिर उसने बयान से कहा कि मैंने तुम्हें अच्छे से सुन लिया है। मैं तुम्हारी इंपीरियल कोर्ट के प्रति वफादारी को एडमायर करता हूं, लेकिन अगर जिन शांग के पास वाकई में इंपीरियल एडिक्ट है तो वो चांगान वापस आने की जगह गोंगलू में रिफ्यूज क्यों ले रहा है? अगर मेरी एक्शंस में कुछ गलत था तो तुम्हें कोर्ट को रिपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह तुम भेड़िए के पास चले गए। दरअसल यहां काओ काओ बयान के युआन शू के पास जाने की बात कर रहा था। उसने आगे कहा कि
तुम कोर्ट को मेमोरियल भेज सकते हो कि काओ काओ यान प्रोविंस का गवर्नर बनने के काबिल नहीं है। अगर हिज मैजेस्टी इस बात से अग्री कर ले तो मैं अपनी गवर्नर के तौर पे पोजीशन छोड़ दूंगा, लेकिन ऐसा करने से वो बंदे जो यान प्रोविंस में रह रहे हैं वो फिर से येलो टर्बन्स बन जाएंगे। क्या तुम उन्हें रोक पाओगे? ये सुन बियान चिल्लाते हुए बोलने लगा कि तुम उन 10 अटेंडेंट्स से बिल्कुल भी अलग नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक आम सा मेमोरियल नहीं लिख सकता? इतना बोल वो वहां से निकल गया। ये देख ख्वाबोक ने चैन की सांस ली। काओ काओ बोलने लगा कि लेकिन जिन शांग का लीजू और गुओसी के पास जाना ठीक नहीं है। ये सुन ख्वाबोक ने मुस्कुराते हुए पूछा कि जिन शांग जो कि 3 शू में से एक है वो क्या उन लोगों के पास जाएगा? फिर उसने आगे कहा कि वो हुआ ने मुझसे तुम्हें शांत रखने को बोला था। शायद उसका यही मतलब था। काओ काओ भी ये सुन हंसते हुए बोलने लगा कि मुझे उसे अपना स्ट्रेटेजिस्ट बना लेना चाहिए। वहीं बाहर बयान गुस्से से जाते हुए सोच रहा था कि मेरी इंट्यूशन मुझे कह रही है कि काओ काओ को जिंदा छोड़ने से दुनिया में कैओस मच जाएगा। काओ काओ, मैं इसके लिए तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना सोच उसने अपने सर्वेंट से तुरंत ही निकलने की तैयारी करने को बोला। उसने गुस्से से कहा कि मुझे जी प्रोविंस जाना ही होगा। फिर सीन चियाओ काउंटी पे शिफ्ट होता है। वहां पर सियोन उन फिजिशियन बनने आए बंदों को पढ़ा रही थी। वोंगवा भी उन्हें स्टिचिंग करना सिखा रहा था। मास्टर झांग उन्हें मेडिसिन बनाना सिखाता था और ओबो और बियॉन उन्हें सर्जरी सिखा रहे थे। सारा भी पढ़ाने में सियोन की मदद कर रही थी। ऐसे ही हमें साल 193 के जनवरी महीने का सीन दिखाया जाता है। 6 महीने बाद आखिरकार उन बंदों का मेडिकल एकेडमी में बेसिक कोर्स खत्म हो चुका था। अब उनमें से टोटल 30 बंदे बचे थे। वोंगवा ने उन्हें देख कहा कि अब इन्हें 5 साल और रगड़ने के बाद वो डिसाइपल के तौर पे शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो बंदे भी 5 साल की बात सुन हैरान रह गए। सारा ने भी ये सुन पूछा कि तो इसका मतलब कि मेरा तुरंत ही डिसाइपल बन जाना काफी फास्ट था। ओबो ने बताया कि ऐसा इसीलिए क्योंकि तुम लंबे वक्त से ट्रेनिंग लेती आ रही थी। फिर वोंगवा उनकी तरफ देखने लगा। उसने उन्हें साथ खड़ा देख पूछा कि तुम इतने करीब कब आए? ओबो ने उसे बताया कि हम अगले महीने शादी करने का प्लान कर रहे हैं। वोंगवा ने भी उसे कंग्रेचुलेट किया। तभी ब्योन ने उसे बताया कि कोई गेस्ट उससे मिलने आया है। इसके बाद हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है जहां काओ काओ झूठा गुस्सा दिखाते हुए पूछ रहा था कि तुम इतने तो कितने बिजी थे कि मुझे 2 घंटे इंतजार करना पड़ा। फिर वोंगवा ने उससे पूछा कि तुम तो काफी बिजी होंगे, तुम यहां क्यों आए हो? काओ काओ ने बताया कि मुझे बाईगुई से लेटर मिला है, इसलिए मैं कुछ वक्त के लिए चैन की सांस ले सकता हूं। दरअसल काओ काओ ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसकी लड़ाई जिनके खिलाफ हो रही थी वो बंदे अभी युआन शाओ से लड़ने में बिजी थे। फिर उसने आगे कहा कि तो अब मैं सीधा मुद्दे की बात पे आता हूं। क्या तुम प्लीज मेरे फादर को लेकर आ सकते हो? वोंगवा उसकी बात सुन हैरान रह गया। काओ काओ ने उससे माफी मांगते हुए कहा कि मैं जानता हूं कि ये रिडिकुलस है। मैंने उनसे कहा था कि मैं उन्हें एस्कॉर्ट करने के लिए जनरल्स भेजूंगा, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे। ये सुन वोंगवा ने अपना सिर पिट लिया। फिर उसने काओ काओ से पूछा कि लेकिन मैं ही क्यों? काओ काओ ने बताया कि मुझे नहीं पता। मेरे फादर बोल रहे हैं कि तुम्हारे सिवा वो वहां से नहीं आने वाले। वो कहते हैं कि उनके बेटे का स्वॉन ब्रदर सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी है। मैं खुद इस बात से हैरान हूं। वोंगवा भी उसकी बात सुन हैरान हो गया। वो सोचने लगा कि हिस्ट्री के मुताबिक काओ काओ के फादर काओ सोंग को ताओ चियान या उसके सबॉर्डिनेट ने मारा था। काओ काओ ने वोंगवा से रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि तुम्हारे अलावा मेरे फादर को यहां लाने का और कोई तरीका नहीं है। वोंगवा ने भी उसे झुकने से मना किया। उसने मन ही मन पूछा कि क्या यही काओ काओ के साथ इतना ज्यादा इंटरफियर करने की कीमत है? इतना सोच उसने काओ काओ को ठीक है कहा। उसने बताया कि मैं अंकल को यहां ले आऊंगा। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वो काओ सोंग को सेफली लाने का तरीका सोच रहा था। उसने सोचा कि हिस्ट्री के मुताबिक उस पर आक्रमण ताओ चियान की टेरिटरी या लांग्या से आते हुए ताई माउंटेन के पास किया गया था। वो जगह या तो लांग्या या फिर पेंगचेंग में से ही कोई है। काओ फैमिली का बेस चियाओ काउंटी है, इसीलिए वो यहां जरूर रुके होंगे। इसीलिए आक्रमण की जगह पेंगचेंग के होने के चांसेस हाईएस्ट है। अगर काओ सोंग को वाकई में ताओ चियान ने मारा था तो उसके लिए डायरेक्टली आक्रमण करना काफी आसान है क्योंकि उसका गवर्नमेंट ऑफिस दोंगहाई में है। अगर आक्रमण होना पहले से ही डिटरमिन्ड है तो मेरा कम से कम उसकी लोकेशन पता लगाना बेहतर होगा। किस्मत से चियाओ काउंटी और पेंगचेंग की जियोग्राफी मेरे दिमाग में ही है। तो चलो अब प्लान बनाते हैं। तभी हमें एक ब्लू बटरफ्लाई उड़ता हुआ दिखाई देता है। वो उड़ते हुए आसमान में जा रहा था। तभी वो टूट के बिखर गया। वहां अचानक से तेज रोशनी हो गई। वोंगवा भी अपनी खिड़की के बाहर देखने लगा। आसमान में बर्फ की बारिश के साथ तेज बिजली भी कड़क रही थी। वोंगवा ने मन ही मन कहा कि मैं ये कर सकता हूं। फिर थोड़ी देर बाद येजी और लॉर्ड यू ने उसके पास आते हुए पूछा कि क्या तुमने हमें बुलाया? वोंगवा ने उनसे अंदर आने को कहा। उसने उन लोगों को मैप दिखाते हुए बताया कि हम ये वाला रास्ता लेंगे। हम लांग्या से निकलकर माउंट ताई और लू स्टेट से होते हुए चियाओ काउंटी वापस आ जाएंगे। ये सुन येजी ने कहा कि तो इसका मतलब कि हमें शुयान और यू प्रोविंस से गुजरना होगा।
लॉर्डियो ने भी कहा कि हमें एल्डर काओसोंग को जितना हो सके उतना जल्दी सेफली यान प्रोविंस ले जाना होगा, और लगता है तुम रास्ते में चियाओ काउंटी रुकने का भी प्लान कर रहे हो। फिर येजी ने पूछा कि तो हमें अपने साथ कितने सोल्जर्स ले जाने चाहिए। वोंगहुआ ने जवाब दिया कि हम सारे सोल्जर्स ले जाएंगे। तो इसी के साथ हमने इस मानहवा को भी फिर से उसके लेटेस्ट चैप्टर तक कवर कर लिया है। अब इसका अगला पार्ट आने में वक्त लगेगा, क्योंकि नए चैप्टर्स काफी स्लोली रिलीज होते हैं। इसलिए हम अगले वीडियो से एक नया मानहवा शुरू करेंगे। तो अगर आप उसे मिस करना नहीं चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देना, और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।